हमने स्टेयर्स, टोपोग्राफी, रूम्स और रेंडरिंग ये आज कंप्लीट करना है। स्टेयर, टोपोग्राफी, रूम्स, रेंडरिंग, ग्राफिक्स, डिटेलिंग, मॉडिफाई टूल्स, प्रिंटिंग और फाइल की लिंकिंग ये हम करेंगे आफ्टर कल ये कंप्लीट हो जाएगा। देन असाइनमेंट मिलेगी, आप लोगों के पास 4 दिन का टाइम होगा, फुल टाइम। उसमें आप लोगों ने इसको कंप्लीट करना है और नेक्स्ट 3 डेज़ में, नेक्स्ट वीक के उसमें हमारा मटेरियल टेक ऑफ, कॉस्ट एस्टिमेशन इसमें होगी और इलेक्ट्रिकल का एक छोटा सा प्लान बनेगा। ये वो इलेक्ट्रिकल नहीं है जो इसका इलेक्ट्रिकल एक्चुअल है, जिसमें एनालिसिस भी होता है और वो भी होता है, ये वो नहीं है। लेकिन आर्किटेक्चरल प्लान में जब आप सेट ऑफ ड्राइंग्स निकालते हैं उसके लिए आपको लाइट्स, फैंस शो करने होते हैं, उसकी वायरिंग शो करनी होती है, डीबी शो करनी होती हैं, वो सारी चीज़ें आपको होगा ताकि आपका पूरा एक सेट जैसे ऑटो कैड पे आप निकालते हैं वैसे ही आपका इस पे निकले। जो एनालिसिस है और जो प्रॉपर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की कंड्यूटिंग है वो नहीं होगी इसमें, लेकिन लाइन वर्क के ज़रिए आप वाटर सप्लाई और प्लम्बिंग की ड्राइंग्स आप बना सकेंगे सिंबल्स के ज़रिए, जो आप ऑटो कैड पे करते हैं वो इस पर कर सकेंगे। तो ये 2 बोनस लेक्चर्स हैं और आज हमारा टॉपिक है स्टेयर्स। आप में से किसने प्रैक्टिस की है इन 10-12 दिनों में रैबिट की, जितना बताया है? किसी ने भी नहीं, किसी ने भी नहीं की ना। 15-20 दिन के बाद हम मिल रहे हैं, 20 दिन के बाद नहीं, 20 दिन भी नहीं, रमज़ान पूरा भी नहीं थे, पूरा रमज़ान नहीं रहे ट्रेनिंग। ये तब ख़त्म हुई है, रुकी है 14 को, लास्ट क्लास हुई है 14 अप्रैल को, 14 अप्रैल को। तो आज क्या है? हाँ, तो उसमें लास्ट में वो TLP वाला सिस्टम शुरू हो गया जो सिक्योरिटी के मामला आ गए और उसके बाद रमज़ान आ गया। रमज़ान में बात की तो फिर ऑलमोस्ट 1.5 मंथ में किसी ने हाथ भी नहीं लगाया। जब क्लास से खत्म हुई थी उसके बाद कुछ किया है, ठीक है, लेकिन इसमें आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। इन 2 क्लासेस में आपको 80% क्लैरिटी आ जाएगी कि आपने करना क्या है। ओके, अच्छा, हम यहाँ पे बॉल बना लेते हैं, एक छोटा सा रूम बना लेते हैं थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए। ये रैंडम मैं आपको ठीक, अच्छा, ऐसे कर लेते हैं। अच्छा, अब इस पे हम लगा लेते हैं फ्लोर। मटेरियल नहीं दे रहा अभी मैं, जस्ट मैं इसको
अच्छा ये किस लिए होते हैं, ये जो लॉक्स होते हैं बाउंड्री लॉक करने के लिए होते हैं। अगर कोई कमरे का साइज़ कम मूव आगे पीछे होती हैं तो उसका फ्लोर भी ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। अच्छा एक इंस्टेंट सेलेक्ट की, अब मैंने ऑल इंस्टेंट से तमाम वॉल सेलेक्ट की हैं और पहले मैंने अनकनेक्टेड किया हुआ था, इसको मैं लेवल 2 तक ले जाता हूँ। सेलेक्ट किया, फिल्टर किया, फ्लोर पकड़ा, कॉपी किया, अलाइन सिलेक्टेड लेवल से लेवल 2 पे पेस्ट कर दिया। लेवल 2 ओपन करके देखेंगे और 3D ओपन करके देखेंगे तो फ्लोर लग गया। ठीक है, अब हमने इसके में लगानी है स्टेयर। स्टेयर हमने लगानी है लेवल 1 से लेवल 2 में। हमने स्टेयर सेलेक्ट की, ये स्टेयर है। स्टेयर में स्ट्रेट स्टेयर है, फुल स्टेप स्पाइरल है, सेंटर एंड स्पाइरल है, एल शेप्ड है और यू शेप्ड है। मैं 3 आपको करके दिखाऊंगा, जो मुश्किल 2 हैं वो आप लोगों ने तरीकाकार बता दूंगा, प्रोसीजर सेम है, उसको आपने खुद प्रैक्टिस करना है क्योंकि आपके जो विलास हैं उसमें स्पाइरल स्टेयर्स का होता है ना पोर्शन, तो ये आपने खुद उसको एडजस्ट करना होगा उसमें। तो पहली स्ट्रेट स्टेयर आप देख लीजिए, रन किया है। अब वो कह रहा है रन सेंटर से करना है, राइट से करना है या कहाँ से करना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक और वॉल लगाते हैं, इस वॉल को उड़ा देते हैं। देख रहे हैं 3600 पे वॉल लग गई। इस जगह पे अब हमने स्टेयर लगानी है। स्टेयर रन कहाँ से, सेंटर से करनी है। हमने यहाँ से लगा के इधर से वापस आके इसमें लैंडिंग भी क्रिएट करनी है। राइट से हम लेके चलें इसको, राइट सपोर्ट से, और ऑफ साइड इसका कोई भी ना हो, और रन विड्थ इसकी 1000 हो, और इसमें ऑटोमेटिकली लैंडिंग डली हो। तो हम अब ये कितने किस्म की स्टेयर दे रहा है, ये वही सेम प्रोसीजर है कि आप यहाँ से जाएंगे तो यहाँ पे आपको 3 टाइप्स की स्टेयर मिल जाएंगी। इससे ज़्यादा टाइप्स की कोई स्टेयर चाहिए तो वो revitcity.com पे डाउनलोड कर लेनी है या नेट से ढूंढ लेनी है, वो मिल जाएंगी आपको। अदरवाइज़ आपको इन्हीं 3 टाइप्स की स्टेयर मिलेगी। अगर आप FPS सिस्टम में काम कर रहे हैं, ये मिलीमीटर्स में है, FPS सिस्टम में काम कर रहे हैं तो उसमें आपको यही स्टेयर्स यही टाइप्स की मिलेंगी, बट उसमें यूनिट्स आपके FPS में होंगे, उसमें फिटों के अंदर वो आपको शो कर रहा होगा। तो आपने इसको सिलेक्ट किया है, यहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं। अब वो आप जूम करके अगर आप इसको देखते हैं तो नीचे लिखा होगा 2 राइजर्स क्रिएटेड, ऐसे ही है, 20 रिमेनिंग, 7 राइजेस क्रिएटेड, 14 रिमेनिंग। ये जो ग्रे में लिखा हुआ है, अब ये क्या कर, हाँ ग्रे में, ये आपको साथ साथ बताता जा रहा है। अब ये कर क्या रहा है, आपने लेवल 1 पे लगाया है तो ये ऑटोमेटिकली लेवल 2 की जो फ्लोर है ना उसके दरमियान के लेवल को पकड़ लेगा। आपने शुरू में एलिवेशन तो डिफाइन किए हुए हैं, लेवल 1 और लेवल 2 4000 का है, तो उसके हिसाब से राइजर्स की क्वांटिटी और स्टेप्स की क्वांटिटी कैलकुलेट ऑटोमेटिकली कर लेगा। कस्टमाइज करना हो राइजर को, कम ज़्यादा करना हो तो वो लैंडिंग उस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। जगह कम है, हाँ। करना चाहेंगे इसका राइजर भी
Right. आप 2 लैंडिंग देना चाह रहे हैं वो भी डाल सकती हैं इसमें। रेड डी और अच्छा, अभी नॉर्थ लेवल 1 पे आ गए। यहाँ से आपने स्टार्ट किया, 11 राइडर्स लग गए, 11 लग गए, 12 रह गए, या 12 रह गए 11 लग गए। यहाँ पे आपने क्लिक किया, इस जगह पे क्लिक किया है तो वो ऑटोमेटिकली लैंडेड क्रिएट कर लेगा। 0 रिमेनिंग जब आएंगे आप तो इस पर आप क्लिक कर देंगे, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली राइजर लग जाएगी। इसको आप यहाँ से क्लिक करेंगे, ओके, आप देखें दीवार आगे पीछे हो रही है, स्टेयर आगे पीछे नहीं हो रही, तो आप क्या करेंगे, नहीं, अब इसकी अगर लोकेशन चेंज करनी है इसकी, तो इसको जस्ट आपने क्लिक करके एरो से मूव आउट करना है, ठीक है, एरोज यूज करके इसको मूव आउट करना है, ये आपकी रिक्वायर्ड लोकेशन पे चली जाएगी। एक और तरीका देख लें, इसको हम डिलीट करते हैं, हम दोबारा स्टेयर लगाते हैं, रन किया, ये आ गई। अभी ये एडिट में ही है, आपने ओके करके इस कमांड से बाहर नहीं निकले, आप इसको सिलेक्ट करते हैं, आप इसकी विड्थ को यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप इसकी विड्थ को कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप इसकी विड्थ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग हो रही है डेवलप, ठीक है। अब एक और चीज़ देखें, हम एल शेप लैंडिंग देख लें, एक्चुअल रिलेटिव बेस हाइट, एक्सटीरियर स्पोर्ट राइट, ऑटोमेटिक लैंडिंग, उसकी हाइट के हिसाब से ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी। स्टैंडर्ड जो लैंडिंग आती है ना जितने साइज के बाद, ये उसके ऊपर क्रिएट कर देगा। ये गलती से इधर आ गई है, इसको मूव आउट कर लें, इसकी विड्थ को आपकी जो रिक्वायर्ड स्पेस है उसके हिसाब से आप उसको एडिट कर सकते हैं। इधर ही आपको एडिट टाइप में भी नहीं जाना पड़ेगा, आप इधर ही इसको कर सकते हैं। एडिट टाइप में जाके इसको अपनी मर्जी का मटेरियल दे सकते हैं। अभी स्टेयर की प्रॉपर्टीज डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसे ये बड़ी लग गई है थोड़ी सी, ये छोटी हो जाएगी, या इसकी विड्थ भी यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं आप। अच्छा, इसको पकड़ा और इधर ले आए, डिवाइडर, ठीक है, ये लॉस ब्रेक हो रहा है। अब इसके ऊपर जब आपने ये किया है, आप 3D में जाके देखते हैं, 3D में ये बाहर निकल गई है, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ऊपर से बाहर निकल जाते हैं। फिर आपको स्लैब की ओपनिंग देनी होती है। हम गए स्टेयर केस बना ली। अब हमने क्या किया है, यहाँ पे इसको ओके किए, 3D में गए हैं, तो ये इसको पकड़ के यहाँ से अटैच टॉप बेस,
ये चली गई। अब ये सीढ़ी की रेलिंग बाहर निकल रही है। आप लेवल 2 पे जाएंगे ना, ओपनिंग कहाँ देनी है? आपने तो लेवल 2 की स्लैब में से देनी है। तो आपने स्लैब को क्लिक किया है, नहीं क्लिक हो रही तो सेलेक्ट किया है, फिल्टर किया है, सिर्फ फ्लोर निकालनी है। ठीक है, एडिट बाउंड्री यहाँ से ड्रॉ की है। इधर ले आए, लॉक किया। अब इसको क्लिक किया, यहाँ ले आए, इसको क्लिक किया, यहाँ लेके अब आपने ड्रॉ की है बाउंड्री। ये देख रहे हैं? ठीक है, ओके किया। अब वो कह रहा है वुड यू लाइक वॉल्स दैट गो अप टू दिस फ्लोर लेवल टू अटैच टू इस बॉटम। क्या आपने जो ओपनिंग काटी है वो तो फ्लोर के बॉटम से, अगर कोई दीवार वगैरह बीच में आ रही है तो वो इसके बॉटम से कनेक्ट करें, छत की के नहीं स्टेयर की। इसके नीचे कोई दीवार आ रही है, आपने स्टेयर दी है ना, तो स्टेप्स के हिसाब से वो उसके हिसाब से आती जाएगी कि नहीं आती जाएगी, तो वो उसके हिसाब से ये ऑटोमेटिकली कर देगा। अब आप जाएंगे 3D में देखें, ये आपकी 3D की वॉल है, ऐसे ही है, स्टेयर बनी हुई। अब ये स्टेयर में मसला ये है कि यहाँ पे भी हमने इस बात को लेके आना है और उसको थ्रू आउट तीनों तरफ घुमाना है, ऐसे ही, ताकि आने जाने वाला नीचे गिरे ना। ठीक है, सेफ्टी रहे। ये मैंने स्पेशल इसलिए साइड में करके, अमूमन ये डिज़ाइन में ऐसे नहीं होती, बट उसका पाथ अब आपने कैसे डिफाइन करना है। लेवल 1 पे गए, बल्कि लेवल 2 पे गए। यहाँ से आपने पूरी स्टेयर है, रेलिंग सेलेक्ट करनी है सिर्फ, ये रेलिंग है, आ गई। आपने इस रेलिंग को सिलेक्ट किया, सिर्फ रेलिंग सिलेक्ट हुई है, एडिट पाथ। अब ये रेलिंग कहाँ से कहाँ तक जानी चाहिए? यहाँ से बैंड हो, कहाँ से बैंड होनी चाहिए? ऐसे बैक साइड से इधर आनी चाहिए, यहाँ आके इधर ख़त्म होनी चाहिए। अब क्या करेंगे? ड्रॉ, ये ले जितना भी डिस्टेंस रखते हैं जो आपके स्टैंडर्ड में दिया गया है। ठीक है, ये थोड़ी सी हटके हो गई है, इसका पाथ थोड़ा सा ठीक कर रहे हैं।
हाँ यहाँ पे भी आएगी। जी। मैं जस्ट आपको पास एक कमांड बता रहा हूँ। किधर गई है? क्यों नहीं आई? ओहो। लेवल 1 पे लगा रहे हैं, लेवल 2 पे लगनी चाहिए। ये देखें मिस्टेक हो गई है। ये नीचे को जा रही है। पाथ ऊपर को होना चाहिए। ये देखिए, ठीक है। एक और चीज़ देखिए, ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट करता जाएगा, क्योंकि फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ एक टाइप की फैमिली की एक दूसरे को बहुत जल्दी पिक कर लेती हैं। ये कॉमन सेंस है कि आपने 3D से, जैसे आपने कॉमन सेंस पकड़ी है, मैं लेवल 1 पे लगा रहा था, तो जो रूट पाथ इसमें एरो देता है, आपने उस एरो के ज़रिए चलना है। अगर सीढ़ी डाउन टू अप लग रही है तो आपने अपर पाथ, जो एरो जहाँ जहाँ कह रहा है इसको, वहाँ वहाँ से आपने पाथ देना शुरू करना है। जो पहले लेक्चर के रेविट से पहले लेक्चर के बेसिक पॉइंट्स थे, लेवल और एलिवेशन की पहचान, मैं मिस्टेक कर गया हूँ। मैं लेवल 1 पे लगा के, पहले भी लेवल 1 पे ही लगाई थी, वो लेवल 1 पे जब लगेगी तो वो तो नीचे रेलिंग बना देगी ना। उसने पाथ नीचे भी, तो नीचे से रेलिंग ऊपर आ रही है ना, तो उसने वहीं पे उसी, मैंने उसके साथ कनेक्ट किया है, उसने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बेस के ऊपर उसको मैच करके आगे लेना शुरू कर दिया, क्योंकि मैंने उसी रेलिंग को आगे उसकी पाथ को कंटिन्यू किया है, उसने उसी प्रॉपर्टीज़ को आगे लेके चला गया। ये तो रेलिंग का तरीका है। अब इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं कि आपने कस्टम मेड अपनी मर्ज़ी की, अपनी विड्थ, अपनी हाइट, अपना मटेरियल दे के, कईयों में राइज़र रखना है, कईयों में नहीं रखना, कईयों में ग्लास पैनल देने, कईयों में नहीं देने, कई कैंटिलीवर्स आपके पास आ जाएंगी, तो उसको आपने कैसे परफॉर्म करना है। तो आपने फॉर एग्जांपल स्टेयर को, इसी स्टेयर को हम क्लिक कर लेते हैं, ये स्टेयर आ गई, इसको एडिट टाइप करते हैं। एडिट टाइप में किसी भी एलिमेंट को आप लगाएंगे, किसी भी फैमिली या किसी भी कमांड को यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे उसकी जितनी टाइप्स अवेलेबल है रेविट में वो आ जाएंगी। आप कोई खुद से डाउनलोड करना चाहते हैं वो फैमिली, तो वहाँ पे ये चौथी, पाँचवीं, छठी करके आएगी, जिस तरह टेम्पलेट्स में हमने दिखाई थी, ऐसी इसमें आएगी। तो वो एक मेन हेड है, उसके फर्दर नीचे डिफरेंट साइजेस की और डिफरेंट मटेरियल्स की स्टेयर्स हैं। उसके अंदर मज़ीद आप डिफरेंट टाइप्स के की एडिट टाइप में जाके उसकी टाइप्स चेंज कर सकते हैं, उसकी कॉस्टिंग में जाके उसकी कॉस्ट चेंज कर सकते हैं, उसकी जो कलर कॉम्बिनेशंस हैं उसके अंदर जाके उसकी कलर्स को अप डाउन कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। जो आपने फैमिली इंस्टॉल करनी है, वो बेस आपकी फैमिली यहाँ से आ रही है, उसकी टाइप यहाँ पे आ रही है। यहाँ से अगर आप इसकी टाइप को कास्ट इन प्लेस कर देते हैं तो ये मोनोलिथिक हो जाएगी।
उसकी टोटल जो प्रॉपर्टीज उस फैमिली की बनी बनाई है, जस्ट आप यही समझ लें कि आपने एक बर्तन बनाया है, वो मिट्टी से बनाया है, तो उस मिट्टी की खसूसियात है, ठीक है। आप वो जैसे 50 बर्तन और बना लें, बट जैसे ही आप शीशे के गिलास, मिट्टी के गिलास से शीशे के गिलास में चले गए हैं, तो उस जैसे आप 50 गिलास और कर लें। ये अंडरस्टैंडिंग आ रही है? रेविट का कोर फैमिलीज है और पहला लेक्चर है। कोर क्या है? इस एक पॉइंट को समझना। आपके पास कुछ भी नहीं है, आप डाउनलोड करते हैं चीज़ें, कुछ भी नहीं है, आप डाउनलोड करते हैं, उसके अंदर एडिटिंग कैसे करनी है और उसको समझना कैसे है कि मैं किस चीज़ के साथ क्या छेड़छाड़ कर रहा हूँ। इट्स ऑल अबाउट फैमिली। आप जब भी उसकी टाइप प्रॉपर्टीज में जाएंगे, आप किसी भी लेवल पे जा रहे हैं, वो उसकी सारी जगह पे चेंज कर देगी। आप किसी एक जगह पे करना चाहते हैं, वो किसी एक जगह पे चेंज कर देगी। आपने इसको सिलेक्ट किया, एडिट टाइप में गए, यहाँ पे आप उसका राइजर हाइट दे सकते हैं, ट्रेड हाइट दे सकते हैं, इसके विड्थ दे सकते हैं, इसकी कैलकुलेशन के रूल्स आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, स्लोप कैलकुलेशन के, जहाँ से आपकी वो आ सकती है। इसको देखिएगा ज़रा, ये आप लोगों को ये ने खुद देखनी है ये चीज़ें। मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ कि ये किधर किधर पड़ी हैं, कैसे कैसे हो रही हैं। यहाँ से जैसे आप इसको क्लिक करेंगे स्टेयर कैलकुलेट को, ये आपका एक्टिव हो जाएगा। कैलकुलेशन रूल क्या है? 2 राइज + 1 डेप्थ इक्वल्स टू इतनी हो। ये इसलिए निकाली है, इसने खुद कैलकुलेशन करके निकाल दिया है, जस्ट बिकॉज कि आपने इसको अनबाउंड नहीं रखा, इसको लेवल 1 से लेवल 2 में कनेक्ट किया है, और शुरू में जो आपने एलिवेशंस के अंदर लेवल्स लगाए थे वो डिफाइंड थे। अगर आप 11 फुट डिफाइन कर रहे हैं तो 11 फुट के हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेशन शो करेगा, और आप इसको चेंज करके यहाँ से किसी भी लेवल पे अपनी चीज़ों को स्लोप कैलकुलेशन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एक्चुअल मैक्सिमम रिजल्ट ऑफ स्टेयर कैलकुलेटर, एक्चुअल रिजल्ट क्या है, मिनिमम रिजल्ट कितना आना चाहिए, आप इसको रेंज भी दे सकते हैं, ठीक है। फिर रन टाइप क्या हो, यहाँ से 50 mm ट्रेड हो, 25 mm नोजिंग हो, 30 mm राइजर हो। नोजिंग का तो पता ही है ना आपको, स्टेप में जो नोजिंग दी जाती है क्या होती है? थोड़ा सा आगे ट्रेड थोड़ा सा आगे निकल के उसको नोज किया जाता है, हाँ, कर दिया जाता है। अब यहाँ से देखिए, अब आप इस रन टाइप में गए हैं, गौर से देखिएगा। सबसे मुश्किल चीज़ स्टेयर लगाना है, और आर्चिस देना भी इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपको कर्व्स के अंदर 150 चीज़ें मिली, आप उसका रेडियस डायमीटर चेंज कर सकते हैं, आप उसका जोन पॉइंट शो कर सकते हैं। सबसे मुश्किल चीज़ स्टेयर लगाना है, लिफ्ट के एलिवेटर शाफ्ट शो करना है इसके अंदर, एलिवेटर्स, और जो लेयरिंग करनी होती है, और रूफ वाटरप्रूफिंग की लेयरिंग है या दूसरी तीसरी लेयरिंग है, उसके अंदर इस चीज़ को माइंड में रखना कि आपने कौन सी लेयर लगाई है, किसका डुप्लीकेट बना रहे हैं और किसकी टाइप चेंज कर रहे हैं। इन पॉइंट्स को रफ स्केच के ऊपर आपने कोई काम करना है तो रफ स्केच के ऊपर पहले ही वो करके रख लें कि ये 4 लेयर्स हैं, इसकी मैं ये लगा रहा हूँ, इसकी ये एक दो शुरू के एक आधे दफ़ा आपको मसला आएगा, उसके बाद आप एक्सपीरियंस है, यही काम कर रहे हैं, आपने इसमें तेज़ हो जाना। फर्स्ट टाइम करने में थोड़ा सा औखा लगेगा, ठीक है। अब जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये ट्रेड का मटेरियल, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप ट्रेड का मटेरियल दे रहे हैं, सिर्फ उस ट्रेड के मटेरियल में ये 5 प्रॉपर्टीज़ दे रहे हैं आप इसको। यहाँ से अगर आपने कोई मटेरियल लाना है तो नया मटेरियल खुद क्रिएट भी कर सकते हैं, और इसी सिलेक्टेड मटेरियल को डुप्लीकेट करके उसको एडिट करके उसके अंदर भी चेंजेस कर सकते हैं, और फिर आप इसकी अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं। जो डिज़ाइनर आपको दे रहा है उसकी थर्मल प्रॉपर्टीज़ वो आप फीड अप कर सकते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ फीड अप कर सकते हैं। ये आपका काम नहीं है, लेकिन ये डाटा आपको देगा, आपने इंस्टॉल कर देना है अगर कोई कस्टम काम वो कह रहा है, और उसको रिक्वायर्ड है कि ये शो हो सॉफ्टवेयर में। और यहाँ पे आप उसके कमेंट्स, उसकी कॉस्ट, उस मटेरियल की
दे रहे हैं, बेसिक मटेरियल की कॉस्ट। यहाँ पे बेसिक मटेरियल की कॉस्ट देंगे, ये कॉस्टिंग में जाके हम डिस्कस करेंगे कि मटेरियल की बेसिक कॉस्ट देंगे। आपको सबसे आसान क्या लगता है? मटेरियल अलहदा निकालो, लेबर अलहदा निकालो, ओवरहेड अलहदा निकालो एज अ QS। आपको क्या लगता है सबसे आसान? दोनों चीज़ों का एक्सपीरियंस हो गया। बिडिंग में पार्टिसिपेट किए टेंडर विन करने के लिए, और उस नहीं, जब आप उसमें काम करेंगे और आपको एस्टिमेशन एक लेआउट प्लान की बेस पे सिर्फ करनी होगी, वो चीज़ें डिफरेंट होंगी घर बैठे टेंडर विन करने के लिए। वहाँ पे एस्टिमेशन बहुत टफ हो जाती हैं। आसानी ये होती है कि आपने एक दफ़ा वर्किंग कर ली है तमाम रेट्स के ऊपर, जिस तरीके से आप प्रीवियस प्रोसीजर के हिसाब से रेट एनालिसिस की शीट में यूनिट रेट निकाल रहे हैं। आपने किसी भी एक एलिमेंट का पर स्क्वायर फीट या पर यूनिट रेट टोटल, जिसके अंदर लेबर भी है मटेरियल भी है, वो कैलकुलेट करके, क्योंकि लेबर वेरी करती है आपकी ये कॉस्टिंग कभी भी, ये उसमें जाके हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कॉस्टिंग आसान कैसे होती है और इसके अंदर आपने ऑटो पे कैसे करनी है, वो कॉस्टिंग के चैप्टर में डिस्कस करें। लेकिन यहाँ पे आप कॉस्ट देते हैं, मटेरियल की कॉस्ट देंगे तो ये सिर्फ मटेरियल से रिलेटेड रहेगी। इस मटेरियल की मोबिलाइजेशन, शिफ्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इस मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन, फिक्सिंग चार्जेस, उसके साथ जो एसेसरीज की चार्जेस आती हैं, उसके साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस हैं, वो सारे इलाके टू इलाके हर 2 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 40 किलोमीटर के बाद वेरी कर रहे हैं। उसकी वजह से आपकी ये कॉस्टिंग कभी भी एक्यूरेट नहीं हो सकती। इसलिए जो आपका प्रीवियस प्रोसीजर है, आपने मटेरियल का रेट देना है तो यहाँ से देना है। जब आप मटेरियल टेक ऑफ करेंगे इसके अंदर, तो मटेरियल टेक ऑफ क्वांटिटी वाइज तो ठीक हो जाएगा, कॉस्ट वाइज अगर आप यहाँ पे जाके देंगे और फिर आप एक्चुअल BOQ वाइज आपने कोई, क्योंकि आपके प्लानिंग मैनेजर ने भी जो प्लानिंग करने के लिए कॉस्ट चाहिए वो BOQ की कॉस्ट चाहिए। उसके लिए आपको स्केड्यूल्ड जो क्वांटिटीज़ हैं उसका यूनिट रेट के हिसाब से आपको कॉस्ट फीड करनी है, वो यहाँ फीड नहीं होगी। यहाँ ओवरऑल एक यूनिट रेट के अंदर सिर्फ मटेरियल फैक्टर की कॉस्ट कंसिडर होगी, जो मटेरियल टेक ऑफ के लिए भी 100% एक्यूरेसी नहीं देगी। बट जब उसमें प्रॉफिट भी होगा, चीज़ें भी होंगी, तो वो कॉस्ट वो होगी जो थ्रू द प्रोजेक्ट आपके ठीक चलेगी। तो एक दो तरीके से कॉस्ट डाल सकते हैं। एक तरीके से कॉस्ट आपकी यहाँ पे डाल सकती है, एक तरीके से आपकी मटेरियल को को ड्राइंग के अंदर डालने के बाद लग सकती है। ये अभी आ गया तो मैंने आपको सोचा कि आपको बता दूं यहाँ पे, ठीक है। ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है कि कितनी डीप जा रही हैं चीज़ें इसके अंदर। अच्छा, स्टेयर में फिर ट्रेड की थिकनेस कितनी रखनी है, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ट्रेड हो या ना हो, ट्रेड तो होना ही होना है, राइजर हो या ना हो। आप यहाँ से राइजर उड़ाएंगे, वो कैंटिलीवर स्टेयर में जस्ट इसे क्लिक करेंगे, ये टोटल चीज़ आउट हो जाएगी। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आपने एक शेड्यूल जमा करा दिया, चीज़ें ओके हो गई हैं, वो कहते हैं हमें ये राइजर नहीं चाहिए, स्टेयर को आप किस में कन्वर्ट करके लाएँ। इस स्टेयर को आप कैंटिलीवर बना दें और की जगह ग्लास पैनल लगा दें। ग्लास पैनल की स्टेयर्स होती हैं, आप लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे कौन सी स्टेयर्स यूज़ कर रहे हैं? सिंपल यही स्टेयर्स RCC स्टेयर्स यूज़ हो रही हैं। लेकिन कई जगहों पे कैंटिलीवर स्टेयर्स आ जाती हैं। उन कैंटिलीवर स्टेयर, मैं आपको एक केस सिनेरियो बता रहा हूँ, और बाहर ये बहुत ज़्यादा है। आप यहाँ पे 4 कनाल के प्लॉट्स में जाएंगे तो उसमें भी कैंटिलीवर स्टेयर अक्सर दी हुई हैं बाहर लॉन से ऊपर जाने के लिए, और उस जगह तो वहाँ पे वो वुड की हैं, वुड की होती है। फिर आपको मटेरियल कौन सा देना है, वुड का देना है। उसमें जब आपने कैंटिलीवर देना है तो राइजर नहीं देना, उसमें राइजर नहीं देना तो उसका राइजर आउट करना है। अब आपने एक कॉस्ट ऑलरेडी निकाली हुई है, ठीक है, वो क्वांटिटी भी उसमें गई हुई है, तो आपने सारा स्केड्यूल तो चेंज नहीं करना। अब उस किस्म की 4 स्टेयर आपके 500 घरों के अंदर लग रही हैं, तो आपने जस्ट एक क्लिक यहाँ से दबाना है कि यहाँ से राइजर उड़ा दिया जाए। आपके कॉस्ट के इम्पैक्ट में भी, और मटेरियल आप ऑब्वियसली चेंज करेंगे। यहाँ से एक राइजर उड़ाएंगे तो वो राइजर आपकी 500 के 500 घरों में 4 मल्टीप्लाइड बाय 500 2000 सीढ़ियों के अंदर से वो राइजर ऑफ हो जाएगा। और जब आप उसका शेड्यूल ऑफ रेट भी आपने एक ही दफ़ा क्लिक करके निकालना है,
स्केड्यूल ऑफ रेट्स के ऊपर जब हम आएंगे, या डोर स्केड्यूल है, स्टेयर स्केड्यूल है, उसके अंदर से कॉस्ट स्केड्यूल के अंदर से भी वो सारी ऑटोमेटिकली एक क्लिक के साथ एडजस्टमेंट हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे वही इमेज आपने कोई देना है, ये वही सेम चीज़ है। यहाँ पे आपने इसकी ओवरऑल कॉस्ट आ जाएगी, ट्रेड का मटेरियल है, इसका मटेरियल है। ठीक है। अब हमने फॉर एग्जांपल रेलिंग लगानी है। ठीक है, तो हम कहते हैं हमने रेलिंग लगानी है। रेलिंग की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जो रेलिंग भी आप मुख्तलिफ टाइप्स की यूज़ कर सकते हैं। एक रेलिंग है 900 mm पाइप, 3 किस्म के हैं। ये मैं आपको डिफरेंस इसका बता देता हूँ। दूसरी रेलिंग है रेक्टेंगुलर, और तीसरी है ग्लास पैनल वाली। एक मिनट है, दूसरे टाइप की लगी। ये तीसरे टाइप की लगी। अब समझ आ रही है मैं स्पीड में जो कर रहा हूँ, मैं कमांड्स में से किधर से आउट हो रहा हूँ, किधर से इन हो रहा हूँ, समझ आ रही है? बस कर लोगे। अच्छा, ये डिफरेंट टाइप की रेलिंग है। यहाँ से जब आप क्लिक करते हैं, ये ग्लास पैनल वाली है, ये रेक्टेंगुलर है, और ये 900। वंस जो है, जब आपके पास डिफरेंट टाइप्स की फैमिलीज इकट्ठी हो जाती है और आप उसमें डालते जाते हैं, डुप्लीकेट बनाते जाते हैं, चीज़ें करते जाते हैं, वो स्टॉक प्रोजेक्ट के अंदर सेव होता जाता है। अब फॉर एग्जांपल इस रेलिंग को हमने सिंपल कन्वर्ट करना है। अगर हमने रेक्टेंगुलर पाइप में, तो हमने क्लिक करना है और वो चेंज हो जाएगा। इसको आप पकड़ के सिलेक्ट ऑल इंस्टेंसेस में जाते हैं, इस व्यू में और इंटायर प्रोजेक्ट में। अगर आपने सारे प्रोजेक्ट की ग्लास पैनल की जगह सिंपल रेल लगानी है, तो आपने उसकी फैमिली बना के डुप्लीकेट करनी है, उसके अंदर चीज़ें चेंज करनी है। वो अभी आपको मैं बताता हूँ कहाँ से चेंज होंगी। वो सारी चीज़ें अपनी मर्ज़ी से आपने चेंज करके, उसका मटेरियल दे के आपने एक फैमिली बना लेनी है। उसको क्लिक कर देना है। एक व्यू के अंदर जितनी भी आपके पास एलिमेंट्स आ रही हैं, वो 1 क्लिक पे चेंज हो जाएगी। सारे प्रोजेक्ट्स पे जितनी भी आ रही हैं, वो 1 क्लिक पे चेंज हो जाएगी। शर्त क्या है? आपको पहले उसकी फैमिली को अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ करके प्रोजेक्ट में सेव करना होगा, उसके ऊपर थोड़ा सा फ़र्क होगा। ठीक है। ये ग्लास पैनल है, इसको हम क्लिक करके एडिट टाइप में जाते हैं। ये रेलिंग है, फैमिली रेलिंग में आ गई है ना, 3 किस्म की वो यहाँ पे दे रही है। रेलिंग हाइट 900 है। रेल स्ट्रक्चर नॉन कॉन्टीन्यूस। बैलेस्टर प्लेसमेंट। बैलेस्टर किसे कहते हैं? ये वर्टिकल। ठीक है। बैलेस्टर ऑफसेट 0 है। लैंडिंग हाइट की एडजस्टमेंट रखनी है कि नहीं रखनी है। अगर आप ग्लास वाली रेलिंग दे रहे हैं और लैंडिंग आप जिधर भी दे रहे हैं, ठीक है, उस हिसाब से ऑटोमेटिकली जब आप रेल लगाए तो वो एडजस्ट कर जाए, तो इसको आप चेक मार्क करेंगे। ठीक है। एंगल जॉइंट्स, टेंजेंट जॉइंट्स, क्लिक किया, नीचे कनेक्ट करें ना करें, रेल कनेक्शन, स्ट्रिम, यूज़ टॉप रेल। टॉप रेल जो ये गोल वाली आपके सामने आ रही है, ये यूज़ करनी है नहीं करनी है, येस और नो। हाइट आपने यूज़ करनी है। ये फैमिली किसी गोरे ने बनाई हुई है, ऑटोडेस्क ने, या ऑटोडेस्क से ही हमने सारी फैमिलीज इंपोर्ट की है ना, उन्हीं की वेबसाइट से सारा लाइब्रेरी ली हुई है। तो कुछ ऐसी हैं जो
हर किस्म की चीज़ 2004 में ये रैविट आना शुरू हुआ है, तो 2004 आज 2021 है। इन 17 सालों में गुरु ने हर किस्म की सीढ़ी बना दी है। आपने अपने साइज़ के हिसाब से इसको यूज़ करना होगा, या उसकी एक आधी लेयर, एक आधी प्रॉपर्टी ऑफ ऑन ऑफ करनी होगी। बाकी हर चीज़ गोरे ने बनाई है और मिल जाती है। हाइट एलिप्टिकल, टाइप क्या है? एलिप्टिकल है। एलिप्टिकल किसे कहते हैं? बेजी टाइप होती है, ठीक है। अब इधर देखिए, जब आप टाइप टॉप रेल की सिर्फ टाइप, ये जो टॉप रेल है इसकी टाइप में जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करके करेंगे तो इसके पूरे पैरामीटर्स ओपन कर देगा। हैंड क्लियरेंस कितनी हो, डिफ़ॉल्ट जॉइन क्या हो, मटेरियल आप इसको अपनी मर्ज़ी का मटेरियल दे सकते हैं। अभी तक इसमें कोई मटेरियल नहीं लगा हुआ, मटेरियल किसी किस्म का कोई भी नहीं लगाया हुआ, एक जेनेरिक मटेरियल है जो चल रहा है। ये देखिए, रिफ्लेक्टिविटी, ट्रांसपेरेंटी, कट आउट, सेल्फ इल्यूमिनेशन, ये सारी सेटिंग्स आप इसमें कर सकते हैं। जस्ट यू हैव टू गिव टाइम। और ये चीज़ आप खुद भी सीख सकते हैं। आप ऑलरेडी ये काम ऑटोकैड में तो नहीं कर रहे, इंटीरियर डिज़ाइन के अंदर आप ये सारी चीज़ें लर्न कर सकते हैं कि कलर व्हील क्या होता है, कलर ग्राफिक्स क्या होते हैं, और उनको शेड्स एडजस्टमेंट कैसे होती है, एंगल्स किस तरीके से बनते हैं, डिफरेंट कलर्स के प्राइमरी कलर्स कौन से होते हैं, सेकेंडरी कलर्स कौन से होते हैं, इंटीरियर डिज़ाइन की बेस क्या होती है, उसकी लाइटिंग की जो थ्रो होती है, उसकी एल्यूमिनेशन जो होती है वो किस टाइप की होती है। ये बेसिक नॉलेज पहले लिया जाता है और फिर रैविड में आया जाता है। इसकी भी बुक्स हैं। मटेरियल लगाया है, बिगनिंग, टॉप, टर्मिनेशन, अंडरस्टैंड कर रहे हैं? ये आ जाएगी। हैंडल 1, हैंडल 2, यहाँ से आप टाइप देंगे, ये एक्टिव हो जाएगी। दूसरी हैंडल चाहिए वो एक्टिव हो जाएगी, ठीक है। सर इसमें हाइट लिखी हुई है रेल की, टॉप रेल जो है 900 के ऊपर ही जाके लगेगी ना उसकी ग्राउंड। ये जिस फ्लोर पे लगना है, यहाँ पे अगर आपने रेलिंग लगानी है तो इससे 900 mm हाइट के ऊपर तो लगेगी। सर अगर रेलिंग पूरी रेलिंग की हाइट हमने चेंज करनी है, ऊपर नीचे करनी है, कम या ज़्यादा करनी है, वो भी है कुछ? वो यही है ना, उसकी भी आपको दिखाता हूँ। क्योंकि उसमें वो हाइट की। अच्छा, रेल स्ट्रक्चर देख ले। अब रेल स्ट्रक्चर आ गया ना, रेल स्ट्रक्चर पे आप क्या आएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे रेल 1, रेल 2, यहाँ से आप इंसर्ट करते जाएं। अच्छा, एक आपको पास एलिमेंट आ गया, आप उसको डुप्लीकेट करना चाहते हैं, सिंपल डुप्लीकेट करें, उसकी पोजीशनिंग आप या यहाँ से अप डाउन जाके करें, वो उस पोजीशन पे चली जाएगी, ठीक है। फिर रेल की हाइट कितनी है वो यहाँ से आप एडजस्ट कर लें, 800 है, 700 है। रेल 1, रेल 2, ये रेल 1 और रेल 2 हैं। इसमें मज़ीद रेल्स ऐड करनी है तो इंसर्ट किया, बल्कि हम इसको डिलीट करके रेल 2 को डुप्लीकेट किया है, डुप्लीकेट करके इसको हमने यहाँ से 3 कर दिया है और इसको हमने 600 कर दिया है और अप्लाई किया है। तीसरी आएगी तो ग्लास का साइज उसी हिसाब से कम हो जाएगा। उसकी कॉस्ट, उसकी स्केड्यूल, उसकी हर चीज़ के ऊपर ये आपने जो कमांड लगाई है, और वो ग्लास जिधर जिधर लगा हुआ है, ठीक है, जिधर जिधर लगा हुआ है वो सारा उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें मैं आपको रेल स्ट्रक्चर बता रहा था, एडिट टाइप रेल स्ट्रक्चर, यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसका प्रीव्यू किया, यहाँ से फ्रंट, बैक, एलिवेशन, फ्लो, प्लान, सारी चीज़ें आप घुमा के इसको देख सकते हैं। चीज़ों को जो जो चेंजेस यहाँ पे आप कर रहे हैं वो यहाँ पे विजिबल होंगे आपको। यहाँ से आप इसको 3D के अंदर रोटेट करके यहीं पे देख सकते हैं इसको कि आप क्या कर रहे हैं, जो चेंजेस कर रहे हैं वो विजिबली कैसी नज़र आ रही हैं, ठीक है। अच्छा, अब बैलेस्टर प्लेसमेंट, ये बैलेस्टर की जो प्लेसमेंट है, इसका नाम क्या है, इसकी फैमिली क्या है, क्लिक करें, वो मुख्तलिफ टाइप्स आपको साइज़ के बैलेस्टर्स आपको दे देगा, ठीक है।
फिर होस्ट कहाँ पे हो, होस्ट हो, इसी की बेस के ऊपर पूरी रेलिंग खड़ी है ना। पहले ये आए हैं तो इसके साथ रेलिंग कनेक्ट हुई है, उसके दरमियान ग्लास पैनल लगा है। तो बेसिकली तो होस्ट रेलिंग का होस्ट कौन है, रेलिंग खड़ी किस चीज़ पे है, बैलेस्टर्स पे खड़ी है, ठीक है। टॉप रेल एलिमेंट, इसके बाद इसका बैलेस्टर पैनल ग्लेज है, इसकी फैमिली है, टॉप ऑफसेट, स्पेस कितनी हो बॉटम की टॉप की, वो सारी इन्होंने दी हुई है यहाँ पे। ई सेगमेंट एंड एंगल ग्रेटर देन, ये आप करके देखेंगे तो ये चीज़ें आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करने की कोशिश करेंगे तो ये कस्टमाइज़ हो जाएंगी। बट यहाँ से जाके ये सारी चीज़ों की एडजस्टमेंट होती है, ठीक है। ये ग्लास पैनल से रिलेटेड है, रेलिंग का ग्लास पैनल है, बॉटम फिल है, बैलेस्टर है, एंगल्स हैं, जो उसने फैमिली बनाई हुई है। जिसने भी ऑटोडेस्क में बैठ के ये फैमिली बनाई हुई है और इसमें उस पूरे सेट से हमने डाउनलोड करके लगाई है, ये उसकी मर्ज़ी की बनी हुई है, ये उसकी मर्ज़ी की बनी हुई है। अब हमें इस चीज़ का आइडिया हो रहा है कि जो हमारे बारे में मशहूर है कि हम छापा मार के उसको अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर लेते हैं, वो यहाँ पे भी हम कर लेंगे। अब दूसरी रेल देख लें, इस टाइप की रेल है, रेक्टेंगुलर है, सेम वही प्रोसीजर है। इसके अंदर तो कोई रेल नहीं है, रेल 1 रेल 2 नहीं है, आप डाल सकते हैं। बैलेस्टर प्लेसमेंट ये देखिए, बैलेस्टर फैमिली, इसमें से आप डिफरेंट साइज़ के बैलेस्टर चूज़ कर सकते हैं। जस्टिफाई बिगनिंग में हो, एंड में हो, ट्रंकेट पैटर्न हो, कॉर्नर पोस्ट है, ब्रेक पैटर्न है। पैटर्न कहाँ ब्रेक, एंड पे पैटर्न टूट जाना चाहिए ना, तोड़ है, ठीक है। या किसी ग्रेटर देन एंगल से करना हो या नहीं तोड़ना हो, पैटर्न की लेंथ दी हुई है उसने, जितनी लेंथ मैंने लगाई है उस हिसाब से उसने ली है, जो मैंने लेंथ लगाई है वो रीड करके यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। तो इसको सॉर्ट आउट कीजिए, ये क्या करती है, ठीक है। अपनी मर्ज़ी की रेलिंग आप लगा सकते हैं जो यहाँ पे आपको मौजूद है। सीन इससे ज़्यादा का किसी भी एलिमेंट नहीं। आपने क्या नोट किया अभी तक, किसी भी किस्म का मटेरियल लगा रहे हैं, हम व्यूज़ में जाते हैं, प्रॉपर व्यू सेलेक्ट करते हैं और अपनी मर्ज़ी की कमांड लगा के उसको उसका पाथ ड्रा करते हैं बेसिकली, और फिर वो ऑटोमेटिकली क्योंकि वॉल की कमांड लगी हुई है तो जो हमने फैमिली सेलेक्ट की हुई है वो उस हिसाब से ड्रॉ कर देता है। हम उसको एडिट करके या उसकी जगह उसी पाथ के ऊपर नहीं लगा सकते हैं, या उसी फैमिली को डुप्लीकेट करके एडिट करके अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं और उसके अपनी मर्ज़ी से प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन कर सकते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफ़ाइन कर सकते हैं। फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ तो हम चेंज नहीं कर सकते ना। फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ तो स्टेयर की रेलिंग का काम तो रेलिंग का फंक्शन ही है। एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग अगर आप बना रहे हैं तो उसकी फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ को आप तो नहीं चेंज कर सकते, आप उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं। वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ प्रैक्टिकली जिस तरीके से मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए वो 100% आप उसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ये AutoCAD 3ds Max के अंदर ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है। और ये कंस्ट्रक्शन के दौरान भी आपको प्रोग्रेस दे सकता है। आप कंस्ट्रक्शन के दौरान, मैं सीख चुका हूँ, वो भी कोर्स मैंने लॉन्च करना है कि ये प्राइमावेरा के साथ इन 1.5-2 महीनों में मैं ये काम कर चुका हूँ कि प्राइमावेरा के साथ इसने कैसे फोकस होना है। ये प्राइमावेरा के साथ लिंक हो जाता है सॉफ्टवेयर रैविट। आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और साथ साथ आप प्रोग्रेस ले सकते हैं। आप रैविट के अंदर चीज़ें चेंज करते हैं तो उसकी क्वांटिटी की जो वेरिएशन है और कॉस्ट की जो वेरिएशन है वो शेड्यूल में भी हो जाती है, और शेड्यूल
और उस शेड्यूल के अंदर भी उसकी कॉस्टिंग वगैरह उसके साथ मतलब इंडिविजुअल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो हाँ ऐसे कि अभी ये है कि मैं मैनुअली कहीं ना कहीं चीज़ें मुझे लिंक लगाने पड़ रहे हैं, वो जो पाकिस्तानी तो तिगड़ी होती है वो मैं लगा रहा हूँ, वो जो 100% ऑटोमेशन है वो अभी तक मुझे आई नहीं है, लेकिन थुक तिगड़ी से जो काम चलता है वो मैंने कनेक्ट कर लिया उसको, जो कुछ मुझे अभी तक समझ आई है। अच्छा ठीक है, ये डिफरेंट रेल की प्रॉपर्टीज़ है, इसको इस रेल को भी आप चेंज कर सकते हैं। आप पास डिफाइन किया अपनी मर्ज़ी की, डुप्लीकेट किया, डुप्लीकेट करके उसके अंदर चेंजेस करके अपनी मर्ज़ी की डिफ़ाइन किया, अपनी मर्ज़ी का मटेरियल दिया, उसकी कॉस्ट डिफ़ाइन किया है, और आपने जस्ट यहाँ से क्लिक किया है और वो पास चेंज हो गया, वो टाइप ही चेंज हो गई है, ग्लास पैनल से हट के वो दूसरी में आ गई है। ठीक है, स्टेयर्स हमारा कंप्लीट हो गया, और रेलिंग, स्टेयर्स और रेलिंग। अच्छा टोपोग्राफी, अब टोपोग्राफी में टोपो सरफेस है, टोपो सरफेस और प्लांट्स। हम इसका नहीं, हम नया ही ओपन करते हैं। अरे अच्छा हमने वॉल लगा ली, एक इधर लगा ली, एक इधर लगा ली। पहले क्या नहीं दूसरा हो गया हाइड बन गया, तीसरा कितने वाला है नहीं तीसरा अच्छा 30 का चेंज हो गया पहले से फ्लोर आ गए। ठीक है, इन दोनों के फ्लोर को पकड़ा और कॉपी करके लेवल 2 पे ले गए। ठीक है, 3D ओपन की, शेडेड आ गया, मैंने सबको सिलेक्ट किया, अटैच टॉप बेस, ओके ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने टोपो सरफेस लगानी है। टोपो सरफेस के लिए हमें यहाँ नहीं जाना पड़ेगा, हमें साइट में जाना होगा। साइट क्या है? साइट आपने बाहर की जो टोपोग्राफी है, जो सर्वेयर ने लेवल्स वगैरह देने हैं, बाहर की टोपोग्राफी है, सर्वेयर ने लेवल्स वगैरह देने हैं, उन लेवल्स के ज़रिए भी आप काम कर सकते हैं उसके ऊपर। और आपने उस टोपोग्राफी को डिफ़ाइन करना है ताकि बारिश का पानी उन चैनल्स के हिसाब से उस बिल्डिंग को अफेक्ट ना करे। यही करते हैं ना, जो ग्रेडिंग होती है राउंड अबाउट के एरिया की, वो क्या होती है? ऐसे ही है बिल्कुल, वो ड्रेन कहाँ पे ड्रेन हो रहा है पानी, कहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है, वो किधर कैचमेंट एरियाज कैसे डिफाइन होते हैं बड़े ऐसे उसमें, तो उसमें मैसिव लेवल के ऊपर अर्थवर्क का काम होता है। ये जो एक्सटीरियर अर्थवर्क का काम है, ये क्या है? ग्रेडिंग ही होती है इसमें, ग्रेडिंग ही होती है, उसी हिसाब से ही लेवल डिफाइन होते हैं। और फिर उसके बाद में कटिंग फिलिंग कहाँ पे आती है और कहाँ किस जगह पे स्लोप बनेगी, कहाँ पे कितना ग्रेडियंट आएगा रोड्स में या इस तरह। हाँ जी, ये उस इसी हिसाब लेवल का से काम होता है। grading, तो वो फ्लोर प्लान्स में नहीं होता, क्योंकि वो फ्लोर प्लान तो एक बाउंड्री के या एक उसके इर्द गिर्द है ना। इसके लिए आपको एक्सटीरियर बाउंड्री अपने हिसाब से लगानी होती है। तो मैं जनरल सी एक आपको बेसिक कमांड बता रहा हूँ, मैसिंग एंड साइट है, उसके लिए यूज़ होती है। ठीक है, ये एडवांस लेवल पे ये चीज़ें हैं, उसकी डिटेलिंग है। ठीक है, ये उसके एनालिसिस की सेटिंग्स हैं,
कर्टन की, रूफ की, वॉल की, ठीक है। इसके अंदर एक मिनट, क्या प्रॉब्लम कर रहा है ये, क्लिक क्यों नहीं कर रहा? ओके। टोपो सरफेस, ये आप इसको देखिए, डिफाइंस अ टोपोग्राफिकल सरफेस इन अ साइड प्लान और अ 3D व्यू। Defines a topographical surface in a side plan or a 3D view. You can define a topo surface by picking points and specifying their elevations or by importing 3D data और points file. ये अब एडवांस लेवल पे आए थे कि सर्वेयर जो लेवल्स लेके आया हुआ है उसके साथ एक्सेल शीट लेके आया हुआ है, उसको इसके साथ कनेक्ट करके उसको सारे को डिफाइन करना होता है वन गो में। ये कंटूरिंग मैप जो बनता है, ये कंट्यूरिंग बनता है, ये प्योरली जो अर्थ वर्क से रिलेटेड है या रोड वर्क के टाउन प्लानिंग की जो आप लोगों की कंपनीज है उसके अंदर काम आता है इसका। लेकिन मैं जस्ट आपको एक घर का शो कर रहा हूँ कि ये कैसे बनता है। आपने टोपो सरफेस को सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे कह रहा है एलिवेशन क्या है। एलिवेशन तो एब्सोल्यूट ही होता है। अब आपने एक एलिवेशन यहाँ पे कहते हैं कि आप 8 दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप इधर दे रहे हैं, इधर आते हुए आप चले गए हैं -4 पे, देख रहे हैं, और इधर आके आप आ गए यहाँ पे, ठीक है। इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, इस पॉइंट को सिलेक्ट किया, इस पॉइंट को सिलेक्ट किया, इस पॉइंट को सिलेक्ट किया। अब जो वो फ्लो बना के दे रहा है वो आपको साइड पे करके दे रहा है। आप 3D में जाते हैं, तो ये स्लोप दे रहा है वो आपको ऐसे दे रहा है, ठीक है। ये पॉइंट एलिवेशन में हाई है, ये पॉइंट लो है, बट जब वो कैचमेंट एरिया को लेके आ रहा है, इसको आप डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। ये देखिए, पॉइंट्स बनाते जाएं या आपके एलिवेशन चेंज करते जाएं, पॉइंट चेंज करते जाएं। वो उसको उस हिसाब से एडजस्ट करता जाएगा। ये काम सर्वेयर का डिपार्टमेंट का होता है। सर्वेयर के साथ कोऑर्डिनेट होके ये लेवल्स एक एक पॉइंट के मुख्तलिफ लेवल्स हैं ना और मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, तो उन डिस्टेंसेस पे उन पॉइंट्स के उन लेवल्स को एक्चुअली डाला जाता है। सर्वेयर कैसे पढ़ता है पॉइंट? प्रिज्म दे के बंदे को भेज देता है, एक जगह टोटल स्टेशन लगा हुआ है, तो वो लेवल कैसे लेता है? मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर वो पहले चूना डालता है 10-10 फीट के ऊपर एक्यूरेट करके, फिर नहीं डालता। लेआउट करता है पहले, फिर उस हिसाब से वो लेवल डालता है। उसको पता होता है कि वो साइड पे क्या करके आया। उसका ऑटोकैड प्लान वो आपको देता है ना, टोपोग्राफी सर्वे का प्लान, ऐसे ही उसको आपने इसके ऊपर ड्रॉ कैसे करना है, उसको भी डाल करना है, कितने डिस्टेंस के ऊपर कौन कौन सा पॉइंट कैसे कैसे आ रहा है, और आपने इसकी मेजरमेंट के हिसाब से चीज़ें करनी है। यहाँ से ऑटोकैड की स्पेसिफाई पॉइंट फाइल, यहाँ पे एडवांस लेवल के ऊपर इसके अंदर इंपोर्ट इंस्टेंस भी आ जाती है, पॉइंट फाइल भी आ जाती है। सिंप्लीफाई सरफेस
ये एक्यूरेसी आपने 76% दी है तो वो उस हिसाब से उसने एक्यूरेट कर दिया, बट दीज आर नॉट एक्चुअल। जब आप एक्यूरेसी की परसेंटेज डालेंगे ना तो वो आइडियल कंडीशंस में आपको जो आपकी लोकेशन और आपने 4 पॉइंट्स के एलिवेशंस दिए हैं उस हिसाब से जो आइडियल आपकी स्लोप होगी ना 70% 50% के हिसाब से वो कैलकुलेट करके आपको दे देगा, बट दिस विल नॉट बी एक्चुअल एज पर साइट। ठीक है, तो सर इसमें हम ग्रेडिंग प्लान भी बना सकते हैं, आई मीन कि जैसे कि वो ऊपर के टॉप लेवल दे दिए, एक एरिया हमारे पास पहले हाँ और इधर के लेवल दे दिए, तो बीच में वो लेवल यहाँ से आप स्लोप कैलकुलेट करके आपको दे देगा, बट आपका जो प्लॉट एरिया है उसके हिसाब से आपने उसको लेके जाना है ना। आपने उस प्लॉट को जैसे उस प्लॉट में कुछ ओपन स्पेस है, कुछ उसके ऊपर आपने वो दी हुई है, फिर एक ओवरऑल एरिया का भी रेन वाटर फ्लो का आपके पास है, उस हिसाब से आपने चीज़ों को देखना। तो ये तो डिज़ाइनर ही करता है, ये डिज़ाइनर ही करता है, ये डिज़ाइनर ही करता है, लेकिन कमांड्स इसमें ये हैं। इसमें जो इंपोर्ट होती है एडवांस लेवल पे, ये मैंने अभी तक नहीं की। एडवांस लेवल पे जो इंपोर्ट होती है कि आपके पास ये डाटा देखें, CSV फाइल अवेलेबल है ना, एक्सेल पे CSV फाइल निकलती है टोटल स्टेशन से, वो CSV फाइल यहाँ से डायरेक्ट करते हैं और वो ऐसे आपको कंटूरिंग बना के ऑटोमेटिकली देता है, वो इंपोर्ट करके इसमें लाते हैं। ये काम मैंने अभी तक नहीं किया हुआ, ना मुझे इसका कुछ आइडिया है कि ये कैसे होता है। मुझे रफ सा आइडिया है कि ये CSV फाइल है, जिस तरीके से AutoCAD सिविल 3D के अंदर प्रोफाइल्स कैलकुलेट होकर QS उसकी निकालता है ना, किया हुआ है AutoCAD सिविल 3D से क्वांटिटी निकाली हुई है आपने। प्रोफाइल सर किया है, ग्रेडिंग की हुई है मैंने उसमें, ये CSV फाइल हम यूज करते थे, उसमें एक्सेल में फार्मूला लगाते थे उसका, तो फिर उसमें आई डोंट नो, मैंने मंगला डैम के ऊपर एक QS और अपने AutoCAD ऑपरेटर को करते देखा है, उन्होंने मुझसे शेयर नहीं किया, मैंने बड़ा जोर लगाया, मुझे किसी तरीके से उन्होंने शेयर नहीं किया, मुझे इतनी टॉप सीक्रेट थी कि वो टोटल स्टेशन से लेवल्स ले आए हैं। डैम की जो बाउंड्री वॉल है, जो एम्बैकमेंट है, उस डैम के अंदर स्लोप्स के अंदर पहले कटिंग होनी थी, फिर उसके ऊपर फिलिंग होनी थी 4 आइटम्स की, तो उसकी एक्चुअल स्लोप्स निकालनी थी। तो जो कट एरिया है जहाँ से क्रैक आ रहा था डैम की एम्बैकमेंट को, उसकी उन्होंने एक्चुअल रीडिंग लेके आए। जब वो एक्चुअल रीडिंग लेके आए तो उस हिसाब से जो प्रोफाइल एक्चुअल बननी थी उसकी क्वांटिटी निकलनी थी कि हमारे पास एग्जैक्ट क्वांटिटी आफ्टर क्रैक क्या है। तो उन्होंने उस टोटल स्टेशन को मेरे सामने, मेरे हालांकि 3 दिन उनके साथ खाप गए थे, मुझे फिर भी समझ नहीं, AutoCAD से ले टोटल स्टेशन से लेके आए एक्सेल में, एक्सेल के CSV को ओपन किया, उसको कॉपी किया, पता नहीं उसने कीबोर्ड से ये कमांड क्या लगाई, उसने वो कमांडें लगा के डायरेक्ट सिविल कैड 3D ओपन करके उसमें पेस्ट कर दिया और वो ऑटोमेटिकली प्रोफाइल बन गई। फिर उसने उसको किया, क्या कहते हैं, एक्सेल के ऊपर एक टेबल बनाया, उस टेबल में 2 कॉलम बनाए और एक में लिखा उसने RD और दूसरे में लिखा वॉल्यूम, और उसने जस्ट उसी चीज़ के अंदर कुछ नहीं किया, उसी AutoCAD के ऊपर उसने कॉपी करके उसी के अंदर उसने पेस्ट किया, एक्सेल के अंदर आगे कंट्रोल V की है। अब ये जो पहला फार्मूला लगा है जो उसने कीबोर्ड से लगाया है, इसकी मुझे नहीं समझ, लेकिन मुझे प्रोसेस समझ आ गया था कि ये है। अब मुझे उसका नहीं पता कि ये वहाँ से किस तरीके से क्वांटिटीज निकली हैं AutoCAD। हाँ ये कर लेता है चीज़, मुझे उस चीज़ की आइडिया नहीं हो। हाँ ये कोई ऐसा ही फार्मूला है, वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा फार्मूला है। प्रोफाइल फिर उसको वापस पेस्ट करते हैं, उस पूरी प्रोफाइल को के ऊपर कोई फार्मूला लग के वापस पेस्ट होता है एक्सेल में, तो वो टेबल के अंदर उसका वॉल्यूम दे देता है और वो एक्यूरेट वॉल्यूम देता है। तो यही कोई कॉन्सेप्ट, जो इसी टाइप का ये कॉन्सेप्ट है कि आप इसको इंपोर्ट करके इसके अंदर चीज़ें लेके आते हैं। जब यानी कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ से सिलेक्ट इंपोर्ट इंस्टेंस करते हैं, देयर आर नो इम्पोर्टेड एलिमेंट्स इन योर डॉक्यूमेंट, प्लीज यूज द इम्पोर्ट टूल टू इम्पोर्ट द डिजायर्ड ऑब्जेक्ट्स एंड देन ऐड देम टू द साइट। अब इसमें वो क्या कह रहा है, अब इसमें ये कह रहा है कि पहले आपको जाना पड़ेगा उसके ऊपर इंपोर्ट करने में, पहले आप इसकी डॉक्यूमेंट को इंपोर्ट करें प्रोजेक्ट के अंदर, इंपोर्ट में जाके, इंसर्ट में जाके,
इंसर्ट में जाएं, ये इंपोर्ट है, यहाँ से आपने इंपोर्ट करनी है। इंपोर्ट कैड है, इंपोर्ट GXML फाइल है, PDF है में जाए, इंसर्ट फ्रॉम फाइल, यहाँ से जाके आप उस CSV को डाउनलोड इंपोर्ट करें, फिर साइट में आए एंड फिर आप इसको इंपोर्ट करें। स्पेसिफाई पॉइंट फाइल, अब ये CSV फाइल ढूंढ रहा है, ठीक है। ये मैंने कभी किया नहीं है, बट आई थिंक कि प्रोसीजर इसका यही होना है एडवांस लेवल पे। सिंप्लीफाई सरफेस, ये है सरफेस को आपने सिंप्लीफाई कर देना है। यहाँ से आप इसको 90% एक्यूरेसी है, प्लेस पॉइंट, उसे ग्राउंड पे लगाएंगे। ठीक है। अब इसमें आपने डालने हैं कंपोनेंट्स, प्लांट्स, ठीक है। लोड फैमिली, आप कहाँ गए हैं, मासिंग एंड साइड में, साइड कंपोनेंट में और लोड फैमिली में, लाइब्रेरीज में गए हैं, पार्किंग, लॉजिस्टिक, यूटिलिटीज, एसेसरीज, ट्रैश कैन, प्लांटर, पार्क बेंच, फ्लैग बोर्ड, डंपस्टर, बिल्डिंग साइन, बोलार्ड, बाइक स्टैंड, ये चीज़ें इन्होंने इसमें दी हुई हैं। लॉजिस्टिक्स में क्या है, वेस्ट कंटेनर, ट्रक है, स्कैफोल्डिंग है, पोर्ट है, कैबिन है, कंस्ट्रक्शन ट्रेलर है, कंस्ट्रक्शन क्रेन है, कंक्रीट ट्रक है, पार्किंग में कौन कौन सी एलिमेंट्स हैं, आइलैंड है, पार्किंग आइलैंड्स हैं, डायरेक्शन एरोज हैं। आपने एक्सटीरियर को भी तो कुछ ना कुछ देना है, सिर्फ इंटीरियर ही तो नहीं देना होता ना। जब आप 400 बिल्डिंग्स बना रहे हैं तो उसके रोड्स भी दे रहे हैं, साइनेज भी दे रहे हैं, उसमें प्लांटेशन भी कर रहे हैं, बंदे भी खड़े कर रहे हैं, वो सारे रैबिट सिटी से डाउनलोड हो सकते हैं, ठीक है। आप करते नहीं है उसमें, ऑटो कैड में, ऑटो कैड में किस क्या कहते हैं इसको, ब्लॉक्स कहते हैं, बने बनाए ब्लॉक्स हर किस्म का मिल जाते हैं ना, ये वही चीज़ है, बट इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है। इसमें प्लांटिंग का, ये प्लांटिंग आ गया। अब इसमें मुख्तलिफ टाइप्स के ट्रीज हैं, ठीक है। हम ये वाला ट्री लगाते हैं, कहाँ लगाएं, हम ये वाला ट्री लगा देते हैं इस जगह पे, इस कॉर्नर में लगा लिया, ठीक है। अब हम आगे साइड में हमने रखा यहाँ पे कैमरा, ठीक है। बल्कि हम 3D में जाके यहाँ से अगर इसको रियलिस्टिक करें, तो बेसिकली तो इसमें कोई मटेरियल नहीं ना लगा हुआ, ना लाइटिंग है, मटेरियल भी नहीं लगा हुआ और लाइटिंग भी हुई ना। मैंने तो जस्ट आपको एक सैंपल शो किया है, ये देखिए। आप प्लांटेशन को लेके आएंगे तो वो 1500 किस्म के प्लांट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, जो आप कहेंगे, जो आप लिख के प्लांट, फॉर एग्जांपल आप सर्च करें कोई प्लांट, मुझे बताइए कौन सा प्लांट आप देखना चाहते हैं। कौन सा, कैक्टस, कौन सा है इसमें, हो गया, अच्छा
कैक्टस प्लांट रेविट 2019 फ्री डाउनलोड। बोनस है, बिम ऑब्जेक्ट से भी आपका ये हो जाएगा। बिम ऑब्जेक्ट भी एक बड़ी साइट है, ठीक है। लॉगिन करेंगे, ये हो सकता है कुछ पैसे मांगे, ये देखिए, ठीक है। ब्लैक मैपल फैमिली दे डाउनलोड किया, इंस्टॉल कर रहे 21 कर रहे हैं तो 2021 कर लें, ठीक है। मुझे आई, मैं 3-4 साल मैंने शुरू में ऐसे काम किया कि चीज़ें मुझे नहीं मिलती थी, तो मैंने 2012 की फैमिली वाली नया वर्जन आता था, डाउनलोड कर लेता था, फैमिली मिलती नहीं थी, पुरानी फैमिली को डाउनलोड कर। तो उस प्रैक्टिस की वजह से मैंने 2019 वाला किया कि वे आदत बनी हुई है वो फैमिली। दूसरी चीज़, रैबिट 22 आ चुका है, हम 2020 यूज़ कर रहे हैं, तो एटलीस्ट 2 साल लग जाते हैं पूरी फैमिलीज डेवलप होके मार्केट में नॉर्मल होते हुए। यानी 2018 की फैमिलीज अब आराम से मिल जाएंगी, 2017 की फैमिली आराम से मिल जाएंगी इस वक्त। लेकिन एक वर्जन आता है, उसके अंदर चेंजेस नोट करते हैं लोग जो एक्सपर्ट्स होते हैं इस काम के, गोरे ही है ना, जारी बात है। और जो ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं, डिज़ाइनर्स हैं, और उनका काम ही मार्केट के अंदर उसे एक छोटी सी ट्री जो उसने बनाया है, एक फैमिली बनाई है, उसको गोरा तो सेल करता है, उसको मैसिव लेवल पे सेल करना है। तो उस वेब पोर्टल के ऊपर फेंकने से पहले उस चेंजेस को देखता है, वो चेंजेस क्या आई हैं, उस हिसाब से वो उसकी जो मिसिंग लिंक्स हैं उनको जनरेट करते हैं ऑटो पे। ऐसे ही है ना, ऐसे ही होता है हर जगह पे। तो हम लोग जो हैं, हम तो जस्ट कॉपी पेस्ट वाले लोग हैं, तो ये चीज़ें अवेलेबल है, ठीक है। इसमें कैक्टस ट्री देखा जा सकता है, मैं नहीं लगाता यार कैक्टस ट्री, BOQ में आइटम चेंज कर लो ठीक है, एक सेंस आपको दे रहा हूँ, ठीक है, कि चीज़ें सारी अवेलेबल हैं। देखें कितने किस्म के प्लांट चाहिए, हर किस्म का प्लांट अवेलेबल है। कैक्टस का आप ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे मिल जाएगा। हाँ जी बताएं, मुझे इस प्लांट का नहीं पता। इसी में कहीं होगा, ठीक है, ढूंढना पड़ेगा। अच्छा ठीक हो गया। साइड पे गए, ये समझ आ गई है प्लांट्स का, हर किस्म का प्लांट मिल जाएगा, ठीक है। मेरे पास फैमिलीज कुछ पड़ी भी हुई हैं 2014 की, वो बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा है। वो यानी कि मैंने जिससे सीखा था उसने मुझे दी थी, फर्स्ट टाइम जिससे सीखा था ना मैंने प्रोफेशनली, जब मैं फंसा हूँ मैंने सीखना शुरू किया, तो बाहर से एक आया हुआ था पाकिस्तानी जो रैबिट पे काम कर रहा था, उससे मैंने वो ले ली थी सारी, तो मैं इसलिए वही पुरानी यूज़ करता हूँ। मुझे अब प्लांट्स आगे है रूम्स, रूम ऑब्जेक्ट्स, रूम ऑब्जेक्ट प्रोडक्ट, रूम टैग्स। अब इसको देखिएगा ज़रा, आप लेवल 1 पे आ गए हैं। अब इसमें हम वॉल इसमें से हम फ्लोर उड़ा ही देते हैं, ठीक है। हम यहाँ से ऐसे कर लेते हैं, या ऐसे कर लेते हैं। अब ये रूम RM है, आपने RM दबाना है और इसको यहाँ पे ले आना है,
आप जब इस रूम 1 पे ये रूम क्या आपकी टैगिंग हो जाएगी, ठीक है। आप इसको कर्सर को लेके आएंगे ना तो आपको क्रॉस शो हो जाएगा। इसको चेंज करना है तो एक दफ़ा क्लिक किया, ऊपर क्लिक कर लिया, एक दफ़ा क्लिक किया, ऊपर क्लिक कर दिया। इसको मूव करना है, एक दफ़ा क्लिक किया, ये आपके पास आ गया, एरो यहाँ ले गए, ठीक है। अब जब आप इस पर एरो ला के यहाँ पे क्लिक कर दिया है, ठीक है, अब गौर कीजिएगा तो आप इधर देखिएगा, यहाँ पे आपको एरिया भी शो होगा, पेरीमीटर भी शो होगा, उसका वॉल्यूम भी शो होगा। ठीक है, बिल्डिंग तो अब आपने बना ही ली है ना, सीढ़ियाँ लगा ली हैं, छतें लगा ली हैं, ठीक है, दरवाजे खिड़कियाँ लगा ली हैं, फर्श लगा ली हैं, यही कुछ होता है ना। बाकी तो उसी प्रोसीजर पे आपने वाटर प्रूफिंग की लेयरें भी डाल ली हैं, प्लस्तर की लेयरें भी डाली हैं, वही काम करना है ना। तो अब आपने डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाना है, ऐसा ही है, या आपने 3D के प्रिंट्स निकाल के तो उसको भी अटैच करना है साथ, क्लाइंट को यही देना है ना आपने। आपको ट्रेनिंग क्यों करवाई जा रही है कि आप क्लाइंट को नक्शा, कस्टमाइज नक्शे के लिए आते हैं, हर बंदा आपके पास कस्टमाइज नक्शे के लिए, वो क्या करते हैं, सारे फिर आगे आपके डिपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं। आपको तो सर केड़ा पसंद है नक्शा, 10 नक्शे दिखाते हैं, उनको समझ नहीं आती, तो आपने क्या करना है, नक्शा पाकिस्तानी कस्टमर को नक्शे का क्या लगेगा, 2D में 3D में किधर से नहीं, उसने उस वक्त सेटिस्फाई होना है 15-20 मिनट में। उसने 15-20 मिनट में कैसे सेटिस्फाई होना है कि आप उसके लेआउट को 3D 2D के अंदर फटाफट दिखा के उसको रंग भर के प्रिंट निकाल के आप फड़ो सारा कलर 3D। वो कहेगा अच्छा मैं डिस्कस करना, घंटा बैठेगा आपके पास, 5-10 मिनट से वो शुरू होगा। जो आपके पास घर लेने आ रहा है वो क्या कैसे कहाँ जा रहा है, जो घर लेने आ रहा है वो सेल्स में जा रहा है, वो जो पैसे लगाने आपको पैसे देने आ रहा है ना, आपकी कंपनी को पैसे देने आ रहा है, आपकी कंपनी पैसा कमा रही है तो आपको तनख्वाह मिल रही है, आप नक्शे बना के दे रहे हैं तो तनख्वाह मिल रही है आपको, आप कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो तनख्वाह मिल रही है। तो जब वो बंदा आपके पास पहुंच गया है तो उसके पास तो टाइम नहीं है, मैं अगर हूँ तो मेरे पास तो टाइम नहीं होगा एक नक्शे के पीछे। मुझे तो आप 15 मिनट में वो चीज़ दिखाएंगे या आप मुझे 15 मिनट में घुमाएंगे तो मैं तो इंज देखूंगा क्या कि बुला है, ऐसे तो मेरे किसी रिश्तेदार ने नहीं देखा हुआ, ऐसे ही। और जो मैं कह रहा हूँ वो बनता जा रहा है। 99% जो कस्टमर जिसका कंस्ट्रक्शन से ताल्लुक नहीं है, जब वो दीवारें खड़ी होती है देखता है ना, उसके बाद उसकी चेंजेस आती हैं कि ये तो मैं इंज नहीं करना। 99 DHA के बायलॉस की वजह से या आप लोगों के बायलॉस की वजह से चेंज हो, लेकिन उसके अलावा भी दुनिया है ना, क्या करती है वो जब दीवारें खड़ी हो जाती है ना, फिर वो आके बाहर से देखते हैं और जब चीज़ों को देखता है देन वो अंडरस्टैंड करते हैं नहीं यार ऐसे मैंने खिड़की भी चाहिए थी, ऐसे भी चाहिए थी, नक्शे पे चाहे उसने 4 घंटे बहस की हो, तो उस वक्त जो चीज़ें होंगी वो यहाँ पे इमीडिएटली आप उसको बना के कितने देर में बना देंगे, आप उसको 15-20 मिनट में पूरा घर खड़ा नहीं कर देंगे उसको 6-10 कमांडे लगा के उसके लेआउट के मुताबिक। अब वो कहेगा यार इधर मैंने है नहीं है चाहिए, वो उसके लेआउट के मुताबिक होगा। फिर आप उसको शाम से पहले 3D का प्रिंट करके उसको अपने बॉस को भेजते हैं, सेल्स को भेजते हैं, वो आगे उसके कस्टमर के व्हाट्सएप के ऊपर उसको 3D इमेजेस बाहर की लाइटिंग के, इंटरनल लाइटिंग के, बैरूनी लाइटिंग के, उसी के लेआउट के मुताबिक जो उसने यहाँ बैठ के इन 4 दीवारों में, फॉर एग्जाम्पल अभी आप मुझे क्या कह रहे हैं यार ये वाली दीवार इधरों काट दे यार, इससे समझ नहीं आ रही। एक 3D की कमांड से तो आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, आप उसको घुमा, वो जो आपके पास बैठ के कभी घुमाता है कोई कस्टमर डायरेक्ट आपके साथ 15-20 मिनट लगाए हैं, तो फिर आगे भी नहीं लगाएगा आपके पास।
आप प्रोजेक्ट्स के लोग हैं, कस्टमर के नहीं हैं, तो कस्टमर आपके पास क्या करने आता है? कस्टमर बेसिकली सेल्स डिपार्टमेंट है ना हमारा। वो आपके पास तो नहीं आता, वो सेल्स में आता है। सेल्स वाले कॉन्टेक्ट करते हैं ना, कुछ उनको चाहिए, मतलब मैप या लेआउट चाहिए उनको, उनकी मर्जी का, तो फिर वो कस्टमर को साथ लेके आते हैं, नहीं वो खुद ही, वो डील तो खुद ही है। डील खुद ही करते हैं, आप तक कस्टमर तो आता ही नहीं है। वही ना, ठीक है। अच्छा, समझ आ रही है? ठीक है। अब यहाँ पे यार ये रूम टैगिंग है, ठीक है। अब इस रूम टैगिंग में आपके लैपटॉप पे मे बी ये वॉल्यूम शो ना हो, मे बी ये वॉल्यूम शो ना हो, तो आपने क्या करना है, एनोटेट पे आना है और यहाँ पे ये टैग का आइटम है मॉडिफाई रूम्स में, इसको क्लिक करना है। किधर गया है वो टैग? नो 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 कंप्यूटेशंस में किधर गया है? आर्किटेक्चर में, आर्किटेक्चर में, यहाँ पे आर्किटेक्चर में रूम एंड एरिया की कमांड है। अच्छा, मेरे पास ना ये प्रॉब्लम कर रही है, मुझे तो याद है ना, अदरवाइज नीचे इसके नाम लिखे हुए आते हैं, मुझे सॉफ्टवेयर दोबारा इंस्टॉल करना पड़ेगा। आपके पास नाम लिखे हुए आ रहे हैं नीचे? यहाँ पे क्या नाम आ रहा है इस जगह पे? रूम एंड एरिया। रूम एंड एरिया, हाँ, इसको आपने क्लिक करना है, आपके पास नाम लिखे हुए आएंगे सारों के पास, मुझे सॉफ्टवेयर दोबारा इंस्टॉल करना है। एरिया एंड वॉल्यूम कंप्यूटेशन, इस जगह पे जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उस रूम से रिलेटेड, ठीक है, उस रूम से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके लिए यहाँ से एरिया एंड वॉल्यूम कंप्यूटेशन में जाना है। यहाँ पे एरियाज ओनली चेक मार्क होगा आपके पास, ऐसे ही है, आप देखिए जी। एरिया एंड नहीं सर, एरिया एंड वॉल्यूम ही चेक मार्क है, तो एरिया एंड वॉल्यूम एट वॉल फिनिश, जहाँ जहाँ वॉल इंटरनली फिनिश हो रही है वहाँ से कोई एरिया कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है। तो वो ये अगर सिर्फ एरियाज है ना तो यहाँ से वो गायब हो जाएंगे, ठीक है। अगर एरियाज एंड वॉल्यूम है तो वो कंप्यूटेशन पूरी करेगा। ये टैगिंग है। अब इस टैगिंग के अंदर रूम सेपरेटर है। फॉर एग्जांपल हमने 2 रूम्स बनाने हैं यहाँ पे, या नहीं भी बनानी तो ड्राइंग डाइनिंग के अंदर हमने जस्ट ओपन पार्टीशन छोड़नी है, एक बाउंड्री वॉल लगानी है, ड्राइंग रूम की टाइल्स और होंगी और उसकी टाइल्स और होंगी, तो क्या करना है आपने, रूम सेपरेट को क्लिक करना है और यहाँ पे दे के ओके कर देना है। ये देख रहे हैं, ये चूंकि इससे रिलेटेड है ना तो उस रेंज में जाके हाईलाइट हो जाएगा, ये अपनी रेंज से बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। ऐसे ही आपने फिर रूम करना है, ठीक है, समझ आ रही है। इसमें एक और चीज़ भी है, टैग रूम पे आपने क्लिक अच्छा, रूम ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ और रूम टैग्स, रूम ऑब्जेक्ट्स, रूम ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़, इसकी प्रॉपर्टीज़ में ना एक और चीज़ भी है। उसके लिए आपने इसको सिलेक्ट किया है, बल्कि इसमें भी हम डालते हैं सेक्शन, ये सेक्शन डाल दिया, इसको यहाँ से ऑपोजिट कर दिया, बल्कि ऑपोजिट नहीं, ऐसे किया, ऐसे किया। इस सेक्शन को आपने डबल क्लिक किया तो ये सेक्शन ओपन हो गया आपके पास। अब ये यहाँ पे इस रूम को आपने सेलेक्ट किया, ये रूम
की सिलेक्शन सेक्शन में यहाँ शो हो रही है, आपके पास नहीं शो होगी। मैं काम कर रहा था तो मैंने वो ऑप्शन क्लिक की हुई, आपके पास नहीं होगी। इस रूम में ये हाइट भी देगा इसकी। अगर आपने सीलिंग लगाई हुई है तो ये सीलिंग के बॉटम तक नज़र आएगी आप, और उधर जो कैलकुलेशन होगी वो भी सीलिंग के बॉटम तक एरिया कैलकुलेट होगा और वॉल्यूम कैलकुलेट होगा रूम का, जैसे ये सीलिंग लगी हुई है। ये आई थिंक ये इस पर्पस के लिए भी होता है, कूलिंग जब ये भी डिजाइन करते हैं ना एसी वगैरह के, कितने इस वॉल्यूम का रूम है और इसमें कितने टन के एसी लगाएं या कितने एसी लगाएं। मुझे उसका आइडिया नहीं है, मैकेनिकल की कूलिंग आया जी, उस पर्पस के लिए भी ये सारा वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। होगा 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 मैकेनिकल में मुझे आइडिया नहीं है इस चीज़ का। ठीक है, ये सीलिंग लगी हुई है ना, इधर जो शो कर रहा है इस वक्त वो क्या शो कर रहा है, स्लैब की बॉटम सॉफिट था। जी अगर इसमें सीलिंग लगी होती तो वो सीलिंग के बॉटम तो ये सीलिंग के बॉटम तक और इसका एरिया और वॉल्यूम भी उतना ही होता, लेकिन ये यहाँ पे ये चीज़ भी शो नहीं करेगा आपको। क्यों शो नहीं करेगा? आपने इस रूम बॉन्डिंग में जाके जब आप लेवल 1 में आए हैं, आपने इसको सिलेक्ट किया है, इसकी प्रॉपर्टीज किधर है, इसमें आएंगी विजिबिलिटी ग्राफिक्स VV, एक कमांड क्या है VV, ये आगे हम बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे कल के लेक्चर में। VV में ये विजिबिलिटी ग्राफिक्स है, इसमें आप आर्किटेक्चर में हैं, यहाँ पे क्लिक करें तो ये आर्किटेक्चर का आपका एक्टिव है। ठीक है, यहाँ से जब आप नीचे आते हैं तो रूम्स आ जाते हैं, ये रूम्स आपके पास इंटीरियर फिल और रेफरेंस को चेक मार्क करना है। तो जब आप इस रूम एरिया को सिलेक्ट करते हैं तो सेक्शन के अंदर अब देखा ये चेंज हो गया कि नहीं हो गया। यहाँ से ही आप पकड़ के इसको स्लाइड डाउन करते हैं तो यहाँ वॉल्यूम देख लें, लिमिट ऑफसेट चेंज हुआ है तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, इधर देखिएगा दोबारा, ठीक हो रहा है। इसका इफेक्ट ओवरऑल जो हमने नेक्स्ट वीक के फर्स्ट डे में लेक्चर पढ़ना है उसके अंदर कॉस्टिंग का, उसके अंदर ये सारा इफेक्ट ऑटोमेटिकली आप यहाँ से चेंज जो कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली पूरी ओवरऑल कॉस्ट आइटम वाइज कॉस्ट के ऊपर चीज़ें चेंज हो रही हैं। ठीक है, एग्रीड? ओके, हो गया। ये क्या है, रूम टैगिंग एंड रूम बाउंडिंग। इसमें एक और चीज़ भी है, फॉर एग्जांपल हम लेवल 1 पे ना हमने ये टैग नहीं किया हुआ, तो हम एनोटेट में जाके टैग ऑल करते हैं ना, एनोटेट में जाके टैग ऑल करते हैं तो अब रूम्स देखने हैं ना हमने, ये रूम टैग्स आ गए, हमने इसको क्लिक किया और इसमें जाके हम सेलेक्ट करते हैं कौन सा है। अब ये एरिया और वॉल्यूम दोनों शो करे कि ना करे, एरिया हम कहते हैं फ्लोर का शो करे। ठीक है, ऑल ऑब्जेक्ट्स इन करंट व्यू, आई डोंट नो मेरे पास कोई मसला आ रहा है, यहाँ पे वो इन एरियाज के साथ नीचे एरियाज भी शो कर देगा, एरियाज भी शो कर देगा कि ये एरियाज एक कमांड में है। इसको आप खुद लगा के देखिए, मैं चेक करता हूँ मेरे पास क्या प्रॉब्लम है। लेकिन जब आप एनोटेट में जाके टैग ऑल करते हैं तो वो ये पूरा सिस्टम ओपन कर देगा आपके सामने। अब वॉल के टैग्स लगाना चाहते हैं, स्टेयर के टैग्स लगाना चाहते हैं, जितने एलिमेंट्स अभी तक आपने प्रोजेक्ट में बनाए हैं वो सारे उनकी टैगिंग यहाँ पे शो करेगा। आप उसके टैग को क्लिक करें और वो उसका एरिया और वॉल्यूम उसमें जाके शो कर देगा। ठीक है, अंडरस्टूड? अब हम आते हैं प्रिपेयरिंग सीन के ऊपर। ठीक है, और रेंडरिंग पे क्या हो जाएगा 20 मिनट में। ये कॉमन सेंस है और थोड़ा सा इंटरेस्ट की बात है और ये बहुत इजी है। जितना लोग रेंडरिंग कहते हैं ना मुश्किल है, उतनी ये इजी होती है, उतनी इजी होती है।
कैमरे में गए, आपने सीन प्रिपेयर करना है ना, जी यहाँ से पकड़ के आपने सीन प्रिपेयर कर लिया, 3D व्यू ओपन कर दिया उसने, जी ये 3D में है। ठीक हो गया। अब ये देखिए, ये 2 वाल में से गलती से ऊपर लग गई है ना, यहीं पे सेट कर लिए हैं। ठीक है, इसकी ओवरऑल क्वांटिटी इसके ऊपर जब हम निकालेंगे हर चीज़ के ऊपर चेंज हो रहा है। इसके प्लान, एलिवेशन, सेक्शंस जो शीटों में भी आपने लगाए हुए हैं वो सब के सब एक आपने जो चेंज किया हर जगह चेंज हो रहा है। ये ऑटोकैड में नहीं था, 3ds मैक्स में भी नहीं है, किसी जगह नहीं है। इसीलिए उसमें डिस्क्रिपेंसी आती है, मतलब एक ड्राइंग में अपडेट कर लिया हुआ है, उन्होंने रिवाइज करके भेजी है, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में इसमें बड़ा आता है, करनी तो बंदा नहीं है ना। ये तो है। इसमें भी आपको रैबिट का ये आप देख रहे होंगे कि ये इतनी बड़ी चीज़ है कि आप इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते, आप इंजीनियरिंग नहीं कर सकते, आप QS नहीं कर सकते, फिर यही सीखना है। जो ये सीख जाएगा 3 साल में, वो 3 साल बाद का बादशाह है, वरना वो 50, 60, 70, 50, 60, 70 की रेंज में खेलेगा और रो रहा होगा, मिल नहीं रही होंगी। इस वक्त जो सीखेगा उनको अपॉर्चुनिटीज़ क्यों मिलेंगी? प्रेशर में काम करेंगे, क्योंकि लोकल रिसोर्स तो है नहीं है सिखाने वाला। कुछ तोड़ेंगे, कुछ जोड़ेंगे, कुछ लगाएंगे, कुछ करेंगे, लेकिन जब रिसोर्स अवेलेबल हो जाएंगे तो फिर तो डिमांड भी कम हो जाएगी। है, फिर डिमांड कम होगी, लेकिन जो 3 साल एक्सपीरियंस होगा जो वो उसकी डिमांड होगी ना, फिर वही होगा। अब फॉर एग्जाम्पल यार, आप मुझे अपने घर में प्लम्बर रखना चाहते हो, ठीक है, आप मेरी पूरे महल्ले में वर्ष बनी हुई है कि भाई मैं महंगा हूँ लेकिन काम सही करता हूँ, मैं मोटरसाइकिल मैकेनिक हूँ, मैं महंगा हूँ, मैं काम सही करता हूँ, मैं पराठे बनाता हूँ, मैं तेल कम लगाता हूँ यार, तेल थोड़ा साफ सुथरा लगाता हूँ, सफाई का ख्याल रखता हूँ, मैंने 2 सफाई वाले रखे हुए हैं स्पेशल, ठीक है, मेरे कपड़े गंदे नहीं होते, मेरी चीज़ें गंदी नहीं होती, मैं पसीने नहीं रखता, मैं सर पर टोपी पहनता हूँ, अच्छे साफ़ सुथरे टेबल के ऊपर खाना खिलाता हूँ। किसके पास खाना खाएंगे आप 20 रुपये वाला पराठा लेंगे या 70 रुपये वाला मेरा पराठा लेंगे? यही चीज़ आप लोगों की है कि हम एक चीज़ है, सॉफ्ट स्किल्स हैं जो बेच रहे हैं। आपके सामने मैं कर रहा हूँ ना, आपको इसके अंदर फिर स्ट्रक्चर है, सरिया डलना है, फिर इसके अंदर MEP डलना है, फिर इसके अंदर इलेक्ट्रिकल डलना है, फिर इसके अंदर इन्होंने लिंक होना है, फिर इसने कंस्ट्रक्शन के लिए जाना है, फिर कंस्ट्रक्शन के दौरान शॉप ड्राइंगें बननी है, उसी की बेस के ऊपर एज बिल्ड बननी है, फिर इसने प्राइमावेरा के साथ कनेक्ट हो जाना है, फिर इससे अभी तक बिलिंग नहीं हो रही, बिलिंग भी होनी है। तो आप आर्किटेक्चर से शुरू करके इसको लेके जाए ना आगे कहाँ तक। डिज़ाइन से बात शुरू होती है ना कि नक्शा इंजदा बना ऐसे इंजदा बनाया है, साइड से इंज नहीं हो रहा, या साइड पे ये चेंजेस आ रही है, तो किस लेवल पे जाके आप चीज़ों को चेंज कर रहे हैं। और आपकी कॉस्टिंग भी हंस के मैं आपको कहता हूँ कि 10 मिनट में आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी कि कॉस्टिंग कैसे करनी है। एक ही विंडो के अंदर 1800 किस्म की कमांडें हैं। आप दरवाज़ों के स्केड्यूल अलग निकाल सकते हैं, खिड़कियों के अलग निकाल सकते हैं, वॉल्स के अलग निकाल सकते हैं, हर किस्म की फिनिशेस के अलग निकाल सकते हैं, उसके अंदर कॉस्टिंग एक ही फार्मूले के ज़रिए अलग दे सकते हैं। एक एक क्लिक के ऊपर आपको मैंने आधा घंटा 1 घंटा लगाना है, आपकी कॉस्टिंग सारी क्लियर हो जाएगी कि कॉस्टिंग कैसे होती है। लेकिन बैक एंड के ऊपर कॉस्टिंग आपको उस जगह पे जाके जहाँ कॉस्ट देनी है वहाँ देनी है। कॉस्टिंग करने के लिए जरूरी है उससे पहले QS उसकी कॉस्ट निकालेगा एक्सेल पे, फिर वो इसमें एंटर होगी। कास्टिंग वाले के लिए जरूरी है कि पहले रैबिट पे बनाए ड्राइंग हो, या वो और आपको क्या लगता है ऑटोकैड के बगैर ये आप एरिया की कमांड लगाते हैं ऑटोकैड पे, क्या करते हैं? पहले से आप एरिया निकालिए, तो आप निकाल रहे हैं ना, पॉलीलाइन से भी कहीं निकालते हैं। कॉम्प्लिकेटेड क्या होती है, इधर उधर ऐसे घुमन घेरी वाली जो ड्राइंग होती है उसका एरिया। आपके तो अक्सर पौंड शौंड बनते रहते हैं,
डबल ए करके हैं, डबल ए AA करके भी आया था, मुझे तो अब उसके याद भी नहीं रहे हुए। तो ये सीखी है तो आई है ना, जी शुरू में तो नहीं आती थी, कोई बताता था, सीखते थे, करते थे, खपते थे, मरते थे, रात 2-2 बजे तक AutoCAD में घुसे हैं ना, रात 2-2 बजे तक रैबिट में घुसने का टाइम आया हुआ है। किसी बंदे ने मुझसे रब्ता नहीं किया, हराम है कि टीचर आए और हमें रैबिट पढ़ाए, हराम है। ये ऐसे ही हुआ है, किसी ने शुक्र अदा किया होगा, अल्लाह करे मुड़ के ना आया इधर नाचे किते। ठीक है, नेक्स्ट वीक में आएंगे हमारे साथ ऐसे काम कर दिया था खामोशी, डेड खामोशी, कितना रिपोर्ट ना मांग ले, कितना कुछ ना हो जाए, ठीक है। ह्यूमन नेचर है, हम कंफर्ट जोन में है ना, जो आता है वो करी जा रहे हैं, जो आता है वो करी जा रहे हैं। अभी मेरी एक कंसल्टेंसी स्टार्ट हो रही है, बहुत अच्छी माशाल्लाह, अगले 10-12 दिनों में, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, अल्लाह करे वो हो जाए। अभी बात मेरी 2-4 दिन हुए शुरू हुए, तो वो वही काम है जो मैं पिछले 5 साल से कर रहा हूँ, ठीक है। बट जब मैंने उनको बताया कि उन्होंने कहा यार आपने पिछली ऑर्गेनाइजेशन क्यों छोड़ी, तो मैंने कहा कि सर ये स्किल लेना था मैंने, तो वो तो 18 घंटे काम करा रही थी, तो मेरे पास तो इतना टाइम नहीं था कि मैं स्किल लेता। और दूसरा मैंने कहा सर मैं उस पेमेंट को देखता या मैं स्किल को देखता, तो मैंने तो वो स्किल ले लिया 2 महीनों में, 3 महीनों में, तो आपने अब बुलाया तो मैं आ गया। तो कहते हैं यू प्रेफर्ड स्किल्स, योर ओन पर्सनल स्किल्स ऑन द कंपनीज। मैं अपनी अगर डेवलपमेंट नहीं करूँगा तो मैं आपको क्या बेच पाऊँगा, टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट चेंज हो रही है, आपके सामने मैं करके दिखा रहा हूँ। मुझे बताएं कि मैं IQS हूँ 1 साल एक्सपीरियंस, आप QS हो 10 साल एक्सपीरियंस, मुझे रैबिट आता है और आपकी कॉस्टिंग भी आती है सारी, मैं जहाँ से होके आया हूँ। मेरा 1 साल जिसने मुझे रैबिट के ऊपर उस्तादी दिखाई और 3 साल बाद रैबिट हर जगह अगर है, आप कहाँ होंगे? आप इस वक्त को अफसोस कर रहे होंगे। हमारा तो हर एक नहीं जाना है, वेला बह के भरा दी 12 तनख्वाह लैके भी उन्हें मर जाना है, बाहर जरा औखा टाइम कट के 18 घंटे ओवर टाइम ला रहे उन्हें भी मरना है। ऐसे ही है ना, जो बहनों की शादी कर रहे हैं, तो डिफरेंस है ना दोनों बंदों में, पॉजिटिव नेगेटिव में। अपने कंफर्ट जोन से निकले हैं, ये 4 दिन की असाइनमेंट होनी है, ये 4 दिन समझे हराम है आपके ऊपर कि आपने कुछ और करना है, हराम कर लें अपने ऊपर, नींद को हराम कर लें, आंखें सूजी हुई होनी चाहिए। यहाँ पे भी 8 घंटे काम कर रहे हैं, रात 2 बजे तक भी काम कर रहे हैं, और फिर असाइनमेंट कर रहे हैं। आपका 5 मरले का अलग है, आपका 3 मरले का, आपका 10 मरले का, इनका 7 मरले का, हर एक के डिफरेंट डिज़ाइन हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं। एक दूसरा इस चैलेंज को, एक ही डिज़ाइन सारे लेके बैठ जाएंगे तो सारे मिलके कुछ ना कुछ बना लेंगे। टूटा फूटा डिज़ाइन हो, औखा होकर डिज़ाइन हो, मुश्किल होकर डिज़ाइन हो, इनकम्प्लीट डिज़ाइन हो, 100% नहीं चाहिए, लेकिन हर बंदा उस प्रोसेस में उस प्रेशर से गुजर जाए जिस प्रेशर से गन्ना रो की रेडी में से गुजरता है। गन्ने को सोचे ना कहाँ से जाता है, पहले रेडी के अंदर सांस घुटता है उसका, तोड़ तोड़ के उसे उठा के ज़मीन पे फेंकते हैं, फिर उसको रेडी में तुनते हैं, और रेडी से वो गंडेरियों में कई दफ़ा डिस्ट्रीब्यूट होता है, और कई दफ़ा रो की रेडी में से गुजरता है। मुर्गी देखी है आपने जो डरबों में होती है, फार्मों से उठती है, टीके लगते हैं, उसकी मर्जी नाल टीके लग रहे हैं नहीं, लेकिन वो बिक रही है, मरी हुई मुर्गी भी बिक रही है इस मुल्क में। हम अपने मरे हुए स्किल्स दे रहे हैं इस वक्त मार्केट को, ये स्किल्स हमारे मर चुके हैं, AutoCAD जो हम कर रहे हैं मर चुके हैं। 20,000 रुपये पे AutoCAD ऑपरेटर मिल रहा है, 20,000 रुपये पे आपको कहता है मैं आपका 10 मरले का घर बना दूंगा, 20,000 रुपया। आप बाहर किसी से करके दें, देखिए मैं आपको कहता हूँ यार आप मुझे ये 2 क्वांटिटियाँ निकालनी है, एक BOQ बनाना है, मैं आपको अपने घर का नक्शा देता हूँ, 12,000 ले लेना, वैसे 8,000 ले लेना, आपके लिए कितने, आप करेंगे कि नहीं करेंगे? यार कुछ आ रहे हैं ना, तो कुछ पहले लें, क्योंकि मार्केट में जो अभी आप दे रहे हैं
वो आखिरी वो वेंटिलेटर पे चढ़े हुए हैं स्किल्स। उसको जो कोरोना वायरस हुआ था उसको हैं, आपके अभी सिम्टम्स नहीं नजर आए। अब आपको सही समझ आई है सबको, अभी सिम्टम्स नजर नहीं आए, मुझे वो सिम्टम्स नजर आ चुके। इट डजंट मैटर अबाउट द मनी। जॉब मैटर करती है, घर मैटर करता है, एक ख़ास प्रोसीजर मैटर करता है। आपने थोड़ी सी चेंज करनी है, थोड़े से स्किल्स देने हैं, और साल 1-2 साल इसी काम को कहीं की प्रेजेंट नहीं करना कि मुझे ये आता है। अंदर ही बैठ के इंटीरियर डिज़ाइन भी सीख लेना है, ये भी सीख लेना है, और 2 घंटे वीक में 4 डेज अपनी मर्जी के 4 दिन निकाल के सिर्फ 2 घंटे डेली इसको देना है। इस कोर्स के बाद आपको मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि सर ऐथे मैं की फंसे, ऐथे मैं ऐथे फंस गया हूँ, ऐथे फंस गया, ऐसे आपको मेरी ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको पता होगा कि आपने इंटीरियर डिज़ाइन के टॉप को अचीव करना है। उसके बाद आप छोड़ दें। जब आप बैठेंगे, अच्छा इंटरव्यू में झूठ बोलना भी आसान होता है, लेकिन जब वो कंप्यूटर पे बैठ के करने लगता है, मुझे एक आधी कमांड नहीं आई तो मैं फंस गया था ना, क्या है मैं मान गया थी ना, नहीं आती 10 करके देख लेंगे। दैट्स हाउ यू हैव टू लर्न। ये आपके बस यही समझें कि आप जब शादी के बाद हालात चेंज होते हैं ना बंदे की, आप नहीं करेंगे तो क्या कहते हैं 25 साल के बाद या 35 साल तक बंदा जो है वो, मैं आपको ऑनेस्टली जो प्रेशर पड़ता है एक गैर शादीशुदा 33 साल के लड़के के ऊपर, वो और लेवल का प्रेशर होता है। जिसकी शादी नहीं हुई होती वो मर भी रहा होता है कि शादी होनी चाहिए, और उसकी जेब में पैसे भी नहीं होते, माँ बाप भी बूढ़े हो गए होते हैं, भाई अपने बच्चों को लेके लैदा हो गए होते हैं, ऐसे ही है ना। उस हालात में माँ बाप जब बूढ़े, माँ बाप के पास भी पैसे नहीं हैं, बच्चे ने शुरू के जो 8-9 साल 10 साल थे वो भी ज़ाया कर दिए, स्किल्स नहीं लिए, नौकरी नहीं की, पैसे नहीं सेव किए, टाइम गुजर गया ना, उन्होंने कुड़ी किन्ने देनी है। आजकल कुड़ियाँ ज़्यादा कमा रही हैं। रैविड को ये समझें कि ये वो लड़की है जो आपके हाथ से निकल जा रही है, जिससे आपकी शादी हो रही है या जिससे दूसरी शादी होनी है। इसे फाड़ लो, हूँ ना ये आते तो फाड़ लो। अदरवाइज मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले 2 साल से हूँ मैं इसलिए दोबारा 15 मिनट लगाए हैं आपके साथ कि 2 महीने में किसी बंदे ने ईद मुबारक भी नहीं किया। आज आगे ये कह रहे सर ईद कैसी गुजरी। ये मुझे कहते सर मैं फैमिली के साथ भी हूँ लेकिन मैं 2 घंटे डेली दे रहा हूँ, ईद मुबारक। मेरे साथ तो आपको ये ताल्लुक बनता है, मेरे साथ तो यही ताल्लुक है ना, मैं इनका रिश्तेदार तो नहीं हूँ या वो तो नहीं। मेरे साथ आप चारों का क्या ताल्लुक है, 5 का। सर ईद मुबारक हम 2 घंटे लगातार दे रहे हैं, 4 डेज अब यही दे रहे हैं। जो सामने आगे बह गए और सर ईद कैसी गुजरी। भाई मेरी ईद से क्या लगे, आप प्रोफेशनल होना चाहिए ना। मेरी इसे क्या इखलाकियात हम में है, बहुत अच्छी बात, काम नहीं करते। ठीक है, आए इसके ऊपर आते हैं, इसको हम कर लेते हैं रियलिस्टिक। ठीक है, अच्छा इसमें आप RR का बटन दबाएंगे ना तो ये रेंडरिंग का डायलॉग बॉक्स ओपन कर देगा। किसका बटन दबाएंगे, RR का। और यहाँ पे एक टी पॉट है, ये देख रहे हैं जैसा लाइट सी लगी हुई है ना 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 टी पॉट क्रॉस के साथ, जिसका बल्ब भी है। इसको क्लिक करेंगे तब भी यही ओपन हो जाएगा। RR का बटन दबाएंगे तब भी ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, रेंडर है, रेंडर 5 किस्म का है, ड्राफ्ट है, मीडियम है, हाई है, बेस्ट है, कस्टम है। जो बेस्ट है वो नॉर्मली तौर पे 12 घंटे से 14 घंटे का रेंडर ले जाता है, 10 घंटे का, डिपेंड करता है आपके सिस्टम का। अगर 2nd जनरेशन है i5 है तो 8 घंटे 7 घंटे ले जाएगा। और आपने लाइटिंग बहुत ज़्यादा, जो लाइट्स होती है ना वो रेंडरिंग में सबसे ज़्यादा टाइम लेती हैं, इंटरनल लाइट्स और एक्सटर्नल लाइट्स, वो सबसे ज़्यादा टाइम रेंडरिंग में लेती हैं। तो आपके सिस्टम पे डिपेंड करता है कि आपकी रेंडरिंग कितना टाइम लेगी एक इमेज की रेंडरिंग। तो मैं यहाँ को आप फास्ट तरीके से एक रेंडरिंग करके इसके आपको बता देता हूँ।
मीडियम क्वालिटी, इसके अंदर ना इंटरनल लाइट्स हैं ना एक्सटर्नल लाइट्स हैं। इसकी रेजोल्यूशन स्क्रीन की होगी तो आप उसको सॉफ्ट कॉपी के तौर पे यूज़ करेंगे, प्रिंट की होगी तो यहाँ से आप इसके DPI प्रिंटर्स के हिसाब से करते हैं। ये DPI क्या होती है? प्रिंटिंग की क्वालिटी, प्रिंटिंग की क्वालिटी होती है। जो कलर्स की प्रिंटिंग होती है ना, उसकी क्लैरिटी को शो करती है, उतनी है अच्छी। तो यहाँ पे ये टाइम लेगा वो क्लैरिटी इस इमेज को प्रिंटर के लिए देने के लिए। इसी तरह विड्थ और पिक्सल्स हैं, ये यहाँ से उसने लेके आया है जितना एरिया मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद स्कीम, एक्सटीरियर सन ओनली। स्कीम क्या, आपको याद है एक लेक्चर मैंने, वो ज़मीन घूम रही है, सैयारे घूम रहे हैं, डे नाइट का कॉन्सेप्ट है, उसको समझ के आपने इसकी लाइट को अंडरस्टैंड करना है। और एक लेक्चर पढ़ा था जिसमें गूगल मैप के ज़रिए लोकेशन का जिक्र था। अगर गूगल मैप में आपकी वो लोकेशन निकल आती है, जो कि निकलेगी, आजकल तो वो लोकल SEO एक चीज़ है, आप कहीं जाते हैं तो वो आपको अलग से उसका नक्शा भी दे देता है, नीचे उसकी फ़ोन नंबर भी लिखा होता है, आप उसके डायरेक्शन पे क्लिक करते हैं, डायरेक्शन में भी चले जाते हैं। ऐसे है कि नहीं है? तो वो चीज़ें जगह जगह हर लोकेशन की कोऑर्डिनेट वाइज उन्होंने गूगल ने नक्शों के ज़रिए, सैटेलाइट के ज़रिए आपको दी हुई है। तो ये अगर आप उसको कनेक्ट करते हैं, उस लोकेशन को लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के साथ कनेक्ट हो जाती है गूगल मैप पे, तो आपकी जो प्रैक्टिकली उस वक़्त की आप रियल टाइम में कनेक्ट कर रहे हैं, तो उस वक़्त की जो सन की डायरेक्शन और शेड्स वगैरह होती हैं, उस हिसाब से रैबिट अगर ऑनलाइन है और सैटेलाइट के ज़रिए, वाईफाई के ज़रिए डिफरेंट लोकेशंस में रिमोटली कनेक्टेड है, तो फिर वो कैप्चर करके उसको ले सकता है। ठीक है, अभी एक्सटीरियर सन ओनली है, इसमें सन या आर्टिफिशियल सूरज भी हो और आर्टिफिशियल लाइट्स भी हों। जितनी भी हमने एक्सटीरियर लाइट लगाई हुई हैं या रूम के अंदर सीलिंग में लाइट्स लगाई हैं, वॉल्स पे लाइट लगाई हुई हैं, ठीक है। अब एक्सटीरियर आर्टिफिशियल ओनली, इसमें सन गायब हो जाएगा, सन लेगा ही नहीं, सिर्फ उस लाइट्स को शो करेगा। फिर इंटीरियर सन ओनली, फिर सन एंड इंटीरियर के अंदर सन एंड आर्टिफिशियल है, तो नाइट टाइम व्यू के लिए तो आपने सिर्फ लाइटिंग को लेना होता है ना। एक्सटीरियर एलिवेशन में 3D एलिवेशन दे रहे हैं, आइसोमेट्रिक व्यूज़ के अंदर आप दे रहे हैं, तो फिर आपने क्या करना है, आपने आर्टिफिशियल लाइट्स लेनी है। रात के टाइम तो आर्टिफिशियल लाइट लेनी है, सन तो होना नहीं है, ठीक है। आगे स्काई है, नो क्लाउड्स है, वेरी फ्यू क्लाउड्स है, फ्यू क्लाउड्स है, क्लाउडी है। इसमें कोई कलर देना है बैकग्राउंड के ऊपर, कोई इसके, ये आपने ड्राइंग बनाई है ना, इसके बैकग्राउंड के ऊपर कोई इमेज आ जाए तो वो आप अपनी मर्ज़ी का इमेज दे दें। कोई कलर देना है तो आप अपनी मर्ज़ी का कलर दे दें। ट्रांसपेरेंट रखना है तो उसको ट्रांसपेरेंट रख लें, ठीक है। क्लाउड्स देने हैं, फ्यू क्लाउड्स दे दें। एडजस्ट एक्सपोजर, एक्सपोजर वैल्यू है, हाईलाइट्स हैं, डार्कर है, ब्राइटर है, सैचुरेशन, शैडोज, वाइट पॉइंट, ठीक है। या आप इसको एक्सप्लोर करें, ठीक है। और यहाँ से अब हम करते हैं इसको रेंडर मीडियम क्वालिटी का। हालांकि मैंने SSD लगवाई हुई है इसमें लैपटॉप में, तो ये देखिए ये मीडियम मैंने डाला ही किया इसमें, मैंने मटीरियल क्या किया, 4 दीवारें लगा के मैंने इसके ऊपर 2 दरख्त लगा के आपको किया हुआ है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग हो रही है डेवलप। अब यहाँ से देखिए, ये आपने कर लिया, लाइटिंग अब आपने रेंडरिंग कर ली है ना। टॉप लाइट, सनलाइट फ्रॉम टॉप राइट, सनलाइट फ्रॉम टॉप लेफ्ट, तो वो आपके एजिमुथ को चेंज करते जाएगा व्यू के हिसाब से, ठीक है। ग्राउंड प्लेन एट लेवल 1, हम लेवल 2 पे जाके अप्लाई करते हैं। अच्छा, अब इसको प्रोजेक्ट में सेव करना है तो आप इसका नाम लिखेंगे तो यहाँ पे ये 3D व्यूज़ में सेव हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने इसको एक्सपोर्ट करना है
तो यहाँ से आप इसको बिट मैप में, JPEG में, TIFF में, इन 3-4 फॉर्मेट्स में आप इसको इमेज को सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, मॉडल शो हो रहा है। ठीक है, शो द रेंडर, ये देखें, यही आप चेंज करें। अब सर जी ऐसे ही चेंज करके देने हैं, लो ठीक है। इस 3D को उठा के आप टाइटल ब्लॉक लगाएं। टाइटल ब्लॉक कहाँ से आएगा? नीचे के शीट्स में जाके शीट ऐड की, टाइटल ब्लॉक ऐड किया, उसमें 3D व्यू देते हैं। ठीक है, इसके लिए हेल्पफुल आपको क्या होगा? इस सारी डॉक्यूमेंटेशन के लिए रेंडरिंग तक आपकी कंप्लीट हो गई है माशाल्लाह। आज सही प्रोग्रेस गई है। उसको होना चाहिए था ज़ोएब को। खैर रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा अच्छा, इसके लिए आप जो सैम्पल आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट है ना, इसको फॉलो कीजिएगा। जो आपने घर का नक्शा बनाना है ना, आपने डॉक्यूमेंटेशन, एक तो अपनी डॉक्यूमेंटेशन है ना, तो रैविड में कैसे करनी है आपको, वो टूल सैम्पल्स के तौर पे एडिट टाइप में जाके फैमिलीज को देखना हो, किसी चीज़ को देखना हो, तो ये देखिए उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन की है। A001 टाइटल शीट उसमें ओपन की है। तो यहाँ पे अगर आप आएंगे तो ये देखिए टाइटल शीट के अंदर उसने कौन कौन सी इमेजेस डाले हुए हैं, ये देखिए ना, ये 4 इमेज ये हैं और 1 इमेज ये है। तो ये 4 इमेज एक हैं और एक स्केजुअल डाला हुआ है, उसने टेबल डाला हुआ है। बात समझ आ रही है? वैसे ड्रैग एंड ड्रॉप आप बनाते जा रहे हैं या बनता जा रहा है। आपने शीट बनाई है, उसके ऊपर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके डालते जा रहे हैं, या ऊपर से जाकर स्लाइड करके चीज़ें इस तरह फेंकते जा रहे हैं, उसको साइड साइड कर रहे हैं, और यहाँ पे वो चीज़ें एडअप होती जा रही है वन टाइम। ठीक है, ये देखिए साइट प्लान आ जाएगा। ठीक है, फ्लोर प्लान, साइट, सोलर एनालिसिस भी इसने किया हुआ है यहाँ पे, ये देखिए। ठीक है, ये एडवांस सोलर एनालिसिस है। सोलर एनालिसिस करता है ये एडवांस लेवल पे, ये एडवांस चीज़ आपको है। ठीक है, फिर प्लान्स आ जाएंगे यहाँ पे, ये देखिए ना, प्लान्स की शीट आप ओपन करते हैं, ये ओपन कर रहा है ना, ये दोनों प्लान उसने डाले हुए हैं, ग्राउंड और फर्श के। ठीक है, एलिवेशन सेक्शंस, आप ऐसे ही नक्शे बनाते हैं ना अपने, ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर ही है ना ऑल ओवर द वर्ल्ड नक्शों का, डॉक्यूमेंटेशन का। तो ये आपको हेल्प करेगा उसके अंदर, ये जो प्रोजेक्ट है। ठीक है।